Assalamualaikum class. This is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Metrics by Hashim Zia. भाई मेरे पास काफी सारे बच्चों के डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस आ रहे थे। सर वो नस्ल में स्कॉलरशिप कैसे मिलती है, सर वो जीआईकेआई के अंदर स्कॉलरशिप कैसे मिलती है, सर वो फास्ट के अंदर मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। या फिर काफी सारे बच्चों को इस बात की टेंशन थी कि सर इतना सारा टाइम वेस्ट हो गया है, अब एप्टीट्यूड की तैयारी कैसे करें। या फिर बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं पता होता कि एप्टीट्यूड की तैयारी करना जरूरी क्यों है, या फिर उन्हें ये नहीं पता होता कि एप्टीट्यूड का सिलेबस क्या है। काफी सारे बच्चे मुझसे पर्सनल के ऊपर एक क्वेश्चन पूछते हैं कि सर एप्टीट्यूड की अगर मैं तैयारी कर रहा हूं या कर रही हूं तो उसका सिलेबस क्या है, कोई प्री डिफाइंड सिलेबस है, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होती है एप्टीट्यूड के अंदर या नहीं होते। या फिर बहुत सारे बच्चों का एक क्वेश्चन होता है कि सर एप्टीट्यूड डिफिकल्ट क्यों है एज कंपेयर टू इंटरमीडिएट या फिर ए लेवल्स के मुकाबले के अंदर। या फिर बहुत सारे बच्चों का मेरे पास जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो ये था कि सर एनटीएस देना चाहिए नहीं देना चाहिए। या फिर काफी सारे बच्चों का एक क्वेरी जो मेरे पास आ रही होती है कि सर वो एनईडी की सीट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सर वो फास्ट की सीट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, नस्ट की क्या है। यानी कि भाई एनईडी के अंदर ए लेवल्स की कितनी सीट्स होंगी, सर क्या ए लेवल्स की सीट्स कम होती हैं, या फिर सर वो मीरपुर खास बोर्ड की हैदराबाद बोर्ड की सीट ज्यादा होती है एनईडी के अंदर, या कराची बोर्ड की सीट ज्यादा होती है। तो काफी सारे बच्चे इस पे परेशान चल रहे होते हैं। या फिर बहुत सारे बच्चे प्रिपरेशन को लेके भी परेशान होते हैं और साथ साथ वो अभी से बैठ के फील्ड के बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हैं। सर वो मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को चूज करूं या मैं सीएस को चूज करूं, या आप मुझे बताइए। तो भाई बहुत सारी क्वेरीज मेरे पास रिसेंट डेज के अंदर इन तमाम चीजों के ऊपर आ रही थी। तो मैंने सोचा कि भाई मैं इसके ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो डिजाइन कर लूं, मैं इस तमाम की तमाम चीज को जो है ना एक डिटेल वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर दूं। इस वीडियो की सबसे खास बात क्या होगी कि भाई मैं इस वीडियो के अंदर तमाम क्वेरीज को भी डिस्कस करूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेरी जो मेरे पास आ रही थी बेतहाशा बच्चों की तरफ से, सर आपका न्यू बैच कब स्टार्ट होगा, सर वो आपके बैच में लाइव क्लासेस होती हैं कि रिकॉर्डेड सेशंस होती हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज सर आपके बैच का क्या टाइम पीरियड होता है, आपका ये सेशन एंड कब होता है, इस बैच की खास बात क्या होती है, इस बैच को अगर मैं चूज करता हूं तो क्या मुझे किसी और इंस्टीट्यूट को पैसे तो नहीं देने पड़ेंगे, सर वो फलाना इंस्टीट्यूट इतना महंगा इंस्टीट्यूट है, वो इतनी महंगी फीस चार्ज कर रहा है, आप कैसे पढ़ाएंगे, जरा इस बात को भी डिफाइन कर दें। तो काफी सारे बच्चे इन तमाम की तमाम चीजों के ऊपर मुझसे क्वेश्चंस पूछ रहे थे। तो मैंने सोचा कि भाई मैं इसके ऊपर डिटेल किस्म की वीडियो डिजाइन करता हूं ताकि आप तमाम लोगों को इस तमाम की तमाम बातें समझ में आ जाएं। क्वेश्चन जो मुझसे सबसे ज्यादा पूछा गया और सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है कि सर क्या प्री मेडिकल के बच्चे को दोबारा एमडी कैट देना चाहिए, मैं इसके ऊपर भी डिस्कशन बिल्कुल करता हूं। मगर एक और क्वेश्चन जो बहुत सारे प्री मेडिकल के बच्चे मुझसे पूछ रहे थे, सर क्या प्री मेडिकल का बच्चा इंजीनियरिंग फील्ड में जा सकता है, मुझे केमिकल इंजीनियरिंग में जाना है, मुझे सॉफ्टवेयर में जाना है, तो सर टेस्ट कैसा आएगा, एनईडी के अंदर टेस्ट क्या होगा, नस के अंदर टेस्ट क्या होगा, अगर प्री मेडिकल का बच्चा इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना चाहता है तो उसके टेस्ट का पोर्शन क्या होगा। काफी सारे बच्चे इस चीज को लेकर भी परेशान चल रहे हैं। तो भाई इन तमाम क्वेरीज को मैं आज की क्लास में डिस्कस करूंगा। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझसे बार बार पूछा जा रहा था मुख्तलिफ बच्चों की जानिब से कि सर आपका न्यू बैच कब स्टार्ट हो रहा है, सर वो आपका ई कैट का, एमडी कैट का, बी कैट का न्यू बैच कब स्टार्ट हो रहा है। इस बैच में आप लाइव तमाम चीजें कवर करवाते हैं या फिर रिकॉर्डेड सेशन दे देते हैं जिस तरह फलाना इंस्टीट्यूट दे देता है या फलाना यूट्यूबर साहब दे देते हैं। सर आपके बैच की खास बात क्या होगी, टीचर्स कौन से होते हैं, सर वो किस तरीके से आप कोर्स कवर करवाएंगे। मेरी कोशिश ये होगी कि मैं इस वीडियो के नीचे चैप्टर्स बना दूं ताकि भैया आपको जिस चैप्टर के ऊपर जाना है, जिस टाइम स्टैम्प पे जाना है, आप उस पर क्लिक करो, उस चैप्टर के ऊपर आप मूव कर जाओ। तो सबसे पहले हम देखेंगे डिफरेंट क्वेरीज को कि भाई हम सबसे पहले समझेंगे एप्टीट्यूड होता क्या है। तो भाई इस वीडियो का आगाज जो हम करेंगे ना, हम इन तमाम क्वेरीज को डिस्कस करेंगे, मगर सबसे पहले हम बुनियादी बात को समझते हैं कि एप्टीट्यूड के मायने क्या होते हैं। दूसरे नंबर के ऊपर जो बेटा सवाल मेरे पास आता है वो सवाल ये होता है कि सर क्या हर यूनिवर्सिटी का अपना टेस्ट होता है, या फिर सर अगर मैं एक ही टेस्ट दे दूं क्या उस टेस्ट की बेसिस पे मुझे हर यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। मेरे पास ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ना सिर्फ प्री मेडिकल बच्चों से बल्कि इंजीनियरिंग के और बिजनेस के बच्चों की तरफ से भी। अब देखो इस चीज को पहले समझो। भाई पूरे पाकिस्तान में जो है ना हर यूनिवर्सिटी की अपनी चौधराहट है। हर यूनिवर्सिटी की क्या है भैया, अपनी चौधराहट है, अपना एक एडमिन स्टाफ है, अपनी एक उनकी एक अपनी जो है ना एक लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करती है। पाकिस्तान में कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो कि कहती हैं कि भैया एक टेस्ट दे दो तो हम उसको एक्सेप्ट भी कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल पंजाब के अंदर जो यूईटी का टेस्ट होता है, जो यूईटी का बड़ा फेमस टेस्ट है कंबाइंड ईकेट टेस्ट, पंजाब की 22 से ज्यादा गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज उस टेस्ट को एक्सेप्ट करती हैं। यानी कि अगर आपने पंजाब की किसी गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, अगर आपने यूईटी का टेस्ट दिया हुआ है तो मोर देन 22 गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटीज का आपको इंडिविजुअल टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। आप यूईटी के टेस्ट की बेसिस के ऊपर उस टेस्ट को आप एग्जाम करवा सकते हो। मगर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज कहती है कि नहीं इंडिविजुअल टेस्ट दो। मैं पंजाब के अंदर ही आपको एग्जांपल देता हूं नस्ट की। जैसे नस्ट इस्लामाबाद का कैंपस है, कराची है, आपके पास नस्ट कोयटा है, कोई भी नस्ट हो, मगर नस्ट क्या कहती है भाई मुझे नहीं लेना यूईटी से,
से, मुझे कोई काम ही नहीं है एनटीएस से। तुमने अगर नस्म में एडमिशन लेना है, तुमने अगर मेरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो तुमने मेरे टेस्ट को क्लियर करना होगा। सेम गोज फॉर द जीआईकेआई, सेम गोज फॉर द फास्ट यूनिवर्सिटी। तो कहने का मकसद क्या है कि भाई पाकिस्तान में आपको समझना पड़ेगा। देखो ये एडटेक जो सेक्टर है, जो एजुकेशन का सेक्टर है, इसमें बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज है। आपको लोग डिफरेंट चीजें नहीं बताते कि भाई इस पाकिस्तान के अंदर हर यूनिवर्सिटी का अपनी एक लॉ एंड ऑर्डर है, अपनी तरह के एक मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। इस चीज को मैं आगे चल के बताऊंगा। प्री मेडिकल का बच्चा इंजीनियरिंग में जा सकता है, नहीं जा सकता, उसके अंदर भी डिस्कस करूंगा। क्यों? क्योंकि देखो हर यूनिवर्सिटी का एक अपना क्राइटेरिया उन्होंने सेट करा हुआ है कि भाई जैसे यूईटी का जो टेस्ट है वो पंजाब की 22 से ज्यादा गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती हैं। केपीके के अंदर भी जो यूईटी का आपका एक कैंपस आ रहा है वो भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिसको हम ईटा का टेस्ट कहते हैं। वो ईटा का अपना टेस्ट भी लेते हैं, मगर वो यूईटी वाला टेस्ट भी काफी हद तक एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसी तरीके से पूरे पाकिस्तान के अंदर एक टेस्ट होता है जो कि एचईसी कंडक्ट करवाते हैं एनटीएस के तवज्जुह से। एनटीएस का मतलब है नेशनल टेस्टिंग सर्विस। एनटीएस का टेस्ट साल के 12 महीने होता है, यानी कि हर महीने एनटीएस का टेस्ट होता है। अगर आप अभी भी नेशनल टेस्टिंग सर्विस एनटीएस की वेबसाइट पे जाओगे, आपको पूरे साल का शेड्यूल मिल जाएगा कि भाई फरवरी के अंदर 8 फरवरी को टेस्ट है एनटीएस का, मार्च के अंदर 7 मार्च को है, जून के अंदर है। अब एनटीएस का जो टेस्ट है अगेन पाकिस्तान की कुछ यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है, कुछ नहीं करती। जब सबसे रिमार्केबल यूनिवर्सिटी जो एनटीएस को एक्सेप्ट करती है वो फास्ट है। सबसे जो एक बड़ा तगड़ा नाम है जो एनटीएस को एक्सेप्ट करती है वो फास्ट है, मगर नस नहीं एक्सेप्ट करती, एनईटी एक्सेप्ट नहीं करती, मैनान नहीं करती। ये सारी यूनिवर्सिटीज कहती है कि हमारा अपना टेस्ट दो, हम तुम्हारे टेस्ट को मानते ही नहीं है, मगर फास्ट यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है एनटीएस के टेस्ट को। तो कहने का मकसद क्या है कि भाई आपके पास पाकिस्तान के अंदर आप जिन भी यूनिवर्सिटीज को अप्लाई कर रहे हो, हमेशा देखो कि आपको उनका इंडिविजुअल टेस्ट भी देना है या कंबाइंड टेस्ट का अगर ऑप्शन है तो कंबाइंड टेस्ट दे सकते हो, नहीं दे सकते। तो एनटीएस का जो टेस्ट है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर कुछ यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती हैं, जिस तरह यूईटी की मैंने बात करी। बात समझ में आ रही है? अच्छा, तो ये तो मैंने एक आपको जर्नलाइज बात बता दी। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो सर ये एप्टीट्यूड का सिलेबस क्या होता है? एप्टीट्यूड की खास बात क्या होती है? एप्टीट्यूड इतना डिफिकल्ट क्यों है? सर हमने इंटर में भी तो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं ना, हमने ए लेवल्स के अंदर भी तो सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं। तो सर ये एप्टीट्यूड के अंदर और इंटर में डिफरेंस क्या है? मैं आपको एक बहुत बेहतरीन मिसाल दूंगा पूरी बात समझाने के लिए कि भाई एप्टीट्यूड के अंदर और नॉर्मल इंटरमीडिएट के अंदर, ये ए लेवल्स के अंदर डिफरेंस क्या होता है। देखो आप जब इंटरमीडिएट के अंदर होते हो या आप ए लेवल्स के अंदर होते हो, तो बेटा आप किसी भी दिन जब पेपर देने के लिए जाते हो तो आपका 3 घंटे का पेपर होता है एक सब्जेक्ट का। फॉर एग्जांपल लेट सपोज आपके बोर्ड का पेपर है 3 घंटे का फिजिक्स का, सही है। अगले दिन आपका पेपर होगा 3 घंटे का मैथ्स का, अगले दिन आपका पेपर होगा 3 घंटे का केमिस्ट्री का। इंटरमीडिएट या ए लेवल्स के अंदर ये होता है। मगर आप जानते हैं एप्टीट्यूड के अंदर क्या होता है? एप्टीट्यूड के अंदर आपको उसी 3 घंटे के टाइम में, एप्टीट्यूड के अंदर आपको उसी 3 घंटे के टाइम के अंदर आपको फिजिक्स का पोर्शन भी अटेम्प्ट करना है, केमिस्ट्री का पूरा पेपर भी देना है, इंग्लिश का पूरा पेपर भी देना है, मैथ्स का पूरा पेपर भी देना है। या फिर अगर आप बीकेट में अप्लाई कर रहे हैं तो बीकेट के अंदर आपको मैथ्स और इंग्लिश को अटेम्प्ट करना है एक छोटे से टाइम पीरियड के अंदर। यानी कि वो एग्जांपल दी ना, ये मैंने आपको नस की दी कि भाई नस के अंदर जैसे क्या हो रहा है, नस के अंदर आपके पास 3 घंटे का आपको टाइम अलॉटेड है। 3 घंटे के टाइम का मतलब है 180 मिनट, और उस 180 मिनट में आपको 200 एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। यानी कि ऑन एवरेज आपके पास 1 मिनट का टाइम भी नहीं है एक एमसीक्यूज के लिए। बात समझ रहे हो यहां पे कितना ज्यादा प्रेशर आएगा? और नस चूंकि पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग सेक्टर यूनिवर्सिटी, इसमें कोई शक नहीं है। ऑल्दो प्राइवेट सेक्टर है, सेमी प्राइवेट के अंदर काउंट होती है, मगर हमारे पास पाकिस्तान की सबसे बड़ी है। भाई कोयटा में भी कैंपस है, रिसालपुर में भी कैंपस है, कराची में भी कैंपस है, इस्लामाबाद में भी कैंपस है, रावलपिंडी में 2 कैंपस आ गए। तो कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी आपको सोचो, एमसीएस कैंपस आ गया, यानी कि कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी। इतनी बड़ी नस की यूनिवर्सिटी है तो कितना सारा बच्चा अप्लाई करता होगा। अब आप देखो 180 मिनट में 200 एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने हैं, और नस के पेपर के अंदर फिजिक्स भी आएगी, मैथ्स भी आएगी, इंग्लिश भी आएगी। मैथ्स का पोर्शन 100 नंबर का आ गया, फिजिक्स का फिर 60 का आ गया, इंग्लिश का 40 का आ गया। यानी कि आपको एक सर्टेन टाइम पीरियड में मल्टीपल सेक्शंस को अटेम्प्ट करना है। तो आपका दिमाग डाइवर्ज हो रहा है। आप अपने इंटर में क्या करते थे, अपने ए लेवल्स में क्या करते थे कि भाई 3 घंटे का पेपर है फिजिक्स का, तो आपका दिमाग सिर्फ फिजिक्स सोच रहा है। 3 घंटे का पेपर है मैथ्स का, तो आपका दिमाग सिर्फ मैथ्स सोच रहा है। 3 घंटे का पेपर इंग्लिश का है, तो आपका दिमाग सारे टेंसेस, ग्रामर, हर चीज सोच रहा है बैठ के इंग्लिश की। मगर यहां पे एप्टीट्यूड के अंदर क्या होता है कि मल्टीपल सब्जेक्ट्स आपको एक सर्टेन टाइम पीरियड में, एक शॉर्ट टाइम पीरियड में अटेम्प्ट करने हैं, यानी कि और सारे के सारे एमसीक्यूज हैं। तो भैया यहां पे आपको लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजीज मैटर करती हैं। एप्टीट्यूड को एस करने की डिफरेंट स्ट्रेटेजीज आ जाती हैं। टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है, किस तरीके से टाइम को अपने काबू में रखना है, किस तरीके से आपने अपने हवासों को काबू में रखना है, प्रेशर को हैंडल करना है। इतने सारे बच्चों को देख के घबराना नहीं है कि इसका एडमिशन हो जाएगा, मेरा नहीं हो पाएगा। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट चीज जो एप्टीट्यूड में मैटर करती है कि ट्रिक्स का इस्तेमाल करना, क्योंकि एप्टीट्यूड के अंदर कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। अब आप बोलोगे सर ये क्या बात हो गई, भाई हमने तो अपने इंटर के अंदर ए लेवल्स के अंदर 2 मल्टीप्लाई बाय 4 करने के लिए भी कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया था, मगर एप्टीट्यूड के अंदर कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं होता बेटा। एप्टीट्यूड के अंदर आपने जो कुछ करना है कैलकुलेटर के बगैर करना है। तो भाई इसकी ट्रिक्स होती है, इसकी शॉर्टकट्स होती हैं। पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 2 यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे कैलकुलेटर अलाउ है, उसके अलावा किसी यूनिवर्सिटी में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ प्यास के अंदर और एनडी यूनिवर्सिटी कराची के अंदर कैलकुलेटर अलाउ है, इसके अलावा किसी यूनिवर्सिटी में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। तो भाई हम आपको जो भी चीज पढ़ाते हैं अपने बैजेस के अंदर सारी कैलकुलेटर के बगैर होती है और ट्रिक्स के ऊपर होती है। तो याद रखिएगा, इसीलिए एप्टीट्यूड पढ़ाना और एप्टीट्यूड पढ़ना एज कंपेयर टू इंटरमीडिएट टीचर बहुत मुश्किल होता है। तभी आप देखोगे कोई एफएससी का टीचर बहुत कम एप्टीट्यूड अच्छी पढ़ाते होंगे। क्यों? क्योंकि भैया उनके पास उनको पता ही नहीं होता टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से बतानी है बच्चों को, उनको आइडिया नहीं होता कि भाई एप्टीट्यूड के अंदर रियल वर्ल्ड में क्या चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एप्टीट्यूड इज समथिंग जो कि डिफाइन करेगी कल को आपका फ्यूचर। तो याद रखिएगा, आप कभी भी जब एप्टीट्यूड की तैयारी करने बैठे तो आप ये सोचें कि भाई ये वो टेस्ट है जिसकी बेसिस पे मैंने अपने फ्यूचर के ऊपर जाना है, जिसकी बेसिस के ऊपर मैंने अमेरिका जाना है, जिसकी बेसिस पे मैंने जर्मनी में जॉब करनी है, जिसकी बेसिस मैंने ऑस्ट्रेलिया में जॉब करनी है, पाकिस्तान में जॉब करनी है। तो भाई ये एप्टीट्यूड होगा जो आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी में पहुंचाएगा। एंड वंस यू आर इन अ गुड यूनिवर्सिटी तो रिमेंबर दिस थिंग, आपके दरवाजे पर वहां से खुलते हैं। अगर आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर देखो, ये बात बिल्कुल मैं मानता हूं इस बात को, अ सिंगल पेपर ऑफ अ सिंगल पेपर कैन नॉट डिसाइड माय फ्यूचर, ये इंतहाई बेकार किस्म की लॉजिक है कि बेटा ये उनके लिए है जो मेहनत से पढ़ते हो और एक दिन जाके अच्छा परफॉर्म ना कर सके, उनके लिए। ये हर बंदे के लिए नहीं होता कि आ सिंगल पीस ऑफ पेपर कैन डिसाइड माय फ्यूचर। ये इंतहाई कोई जो है ना बेकार किस्म की लॉजिक होती है, जो बच्चे कभी कभार मुझे भी दे रहे होते हैं कि सर क्या ही हो गया, टेस्ट है कल नस्क का तो क्या हो गया, सिंगल पीस ऑफ द पेपर कांट डिसाइड माय फ्यूचर। मेरा दिल चाहता है चांटे कराने को। उसके पीछे रीजन ये कि बेटा बिल्कुल डिसाइड करेगा आपका फ्यूचर। आप जब एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाओगे तो एक अच्छी यूनिवर्सिटी आपको मोमेंटम देती है, एक अच्छी यूनिवर्सिटी आपको एक अच्छा माहौल देती है, एक अच्छी यूनिवर्सिटी आपके लिए एक अच्छे दरवाजे ओपन करती है, एक अच्छी यूनिवर्सिटी आपको डिफरेंट स्कॉलरशिप्स की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, एक अच्छी यूनिवर्सिटी आपको दुनिया भर में सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम्स प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल यूएस का बड़ा मशहूर सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम है भाई, इसके अलावा सिस्टर टू सिस्टर सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम्स है। तो जो अच्छी यूनिवर्सिटीज के बच्चे होते हैं लाजमी तौर पर सेलेक्ट होते हैं भैया। तो ये चीज जहन में रखिएगा, एक अच्छी यूनिवर्सिटी तुम्हें फ्री के अंदर दुनिया की सफर करवा सकती है अगर तुम काबिल होगे, तुम पढ़ने वाले होगे, मगर उसके लिए एक आपको स्टेप बाय स्टेप चलना। तो बेटा देखो, कहने का मकसद क्या है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जब अप्लाई करते हो ना तो आपको उसके टेस्ट के पैटर्न को समझना होता है कि भाई उस टेस्ट का पैटर्न क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एनईडी के टेस्ट की बात करूं तो एनईडी के टेस्ट के अंदर फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, मैथ्स भी है, इंग्लिश भी है। फॉर द प्री मेडिकल स्टूडेंट्स बायोलॉजी है, मैथ्स की जगह के ऊपर बायो होगी, फिजिक्स होगी, केमिस्ट्री होगी, इंग्लिश होगी। और आपका जो टेस्ट है वो 2 घंटे का है, 120 मिनट का है, और आपको 100 एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करना है। बेटा अगर मैं यूईटी के टेस्ट की बात करूं तो यूईटी के टेस्ट के अंदर भी आपके पास चारों सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, फिजिक्स भी है, मैथ्स भी है, केमिस्ट्री भी है, इंग्लिश भी है। मगर नस्ट के टेस्ट के अंदर अब केमिस्ट्री या कंप्यूटर खत्म कर दिया गया। पहले होता था, इस साल से नस्ट के एग्जाम के अंदर नहीं है केमिस्ट्री या कंप्यूटर, आसान चीज है। फास्ट के टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो फास्ट के टेस्ट के अंदर एडवांस मैथ्स है, बेसिक मैथ्स है, इंग्लिश है, आईक्यू है। आपके पास 120 एमसीक्यूज आएंगे, 100 मिनट्स का टाइम गिवन है, अगेन टाइम शॉर्ट है। नेगेटिव मार्किंग भी अप्लाई हो रही है फास्ट के टेस्ट में, यूईटी के अंदर भी नेगेटिव मार्किंग आ रही है। भाई कहने का मकसद क्या है कि देखो, एप्टीट्यूड के अंदर और नॉर्मल इंटर या ए लेवल जो आप पढ़कर आए हो तो उसमें बहुत डिफरेंस होता है कि भाई आप नॉर्मली इंटर के अंदर आप एक सब्जेक्ट के ऊपर 3 घंटे का पेपर दे रहे हो, मगर एप्टीट्यूड के अंदर क्या है कि उस 2 घंटे के अंदर, उस 3 घंटे में आपको मल्टीपल पेपर्स को एक साथ देना है, मल्टीपल सेक्शंस को एक साथ अटेम्प्ट करना है। तो इन चीजों का आपने बड़ा ख्याल रखना होता है। सेकंड नंबर के ऊपर, अब जैसे मैंने आपसे कहा ना कि एप्टीट्यूड की इंपॉर्टेंस क्या होती है, देखो एप्टीट्यूड की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस क्या है कि एप्टीट्यूड के बगैर आपको कोई भी यूनिवर्सिटी एडमिशन नहीं देगी। आपको कोई भी यूनिवर्सिटी एप्टीट्यूड के बगैर एडमिशन नहीं देगी। तो आपने टेस्ट में लाजमी तौर पे अच्छा परफॉर्म करना है। अक्सर मेरे पास एक क्वेश्चन आता है कि सर अगर मैं कुछ सेल्फ फाइनेंस के ऊपर कोई सीट ले लूं या मैं कुछ और कर लूं, तो भाई याद रखिएगा सेल्फ फाइनेंस सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटीज के अंदर होती है, प्राइवेट सेक्टर में नहीं होती। नस के अंदर ओपन मेरिट है, यानी कि जो बंदा टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करेगा उसी का एडमिशन होगा। सेम गोज फॉर दी फास्ट, फास्ट के अंदर कोई आपके पास सेल्फ फाइनेंस स्कीम नहीं है। जो बच्चा फास्ट के टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करेगा, हजारों बच्चा परफॉर्म करेगा, हजारों के हजारों का एडमिशन मिलेगा। फास्ट की सिंपल सी पॉलिसी है। सेम गोज फॉर दी आईबीए, कोई आपके पास सेल्फ फाइनेंस नहीं है। जो गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटीज होती हैं जैसे कि मेरान हो गई, एनईडी हो गई, कायदे आवाम हो गई, यूईटी हो गई, यहां पे सेल्फ फाइनेंस के आपको ऑप्शंस मिलते हैं। सेल्फ फाइनेंस का मतलब होता है कि आप कुछ ज्यादा पैसे दे देते हो, थोड़ी कम परसेंटेज पे एडमिशन हो जाता है, मगर उसमें भी आपको टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करना है। तो वो बच्चे जो सेल्फ फाइनेंस स्पॉन्सर सोच के बैठे हुए होते हैं ना, तो याद रखिएगा सेल्फ फाइनेंस या स्पॉन्सर के ऊपर भी टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करोगे तो एडमिशन होगा। अक्सर लोगों को बात ही नहीं पता होती।
फॉर एग्जाम्पल एनईडी के अंदर जो स्पॉन्सर है वो 11 लाख रुपए की सीट है, मगर अक्सर बच्चों को लगता है सर 11 लाख रुपए दे दूंगा तो एडमिशन कंफर्म है। भाई किसने आपसे बोला? अगर आपके वालिदैन के पास 11 लाख रुपए है ना, तो बेटा इस मुल्क के अंदर हजारों ऐसे वालिदैन हैं जो अपने बच्चों के लिए अपना पेट काटते हैं और वो 11 लाख रुपए कहीं ना कहीं से करके दे देते हैं। तो कहने का मकसद क्या है कि भाई 11 लाख रुपए अगर आपके वालिदैन दे सकते हैं तो दूसरे के वालिदैन भी दे सकते हैं, तो भाई वहां पे फिर कंपटीशन आ जाएगा। भाई एक चीज जो बहुत आप लोगों को इजीली अवेलेबल दिख रही हो ना, तो फिर वहां पे क्या होता है, कंपटीशन आ जाता है उसको हसूल करने में, उसको हासिल करने के अंदर। इसका हमेशा ख्याल रखिएगा, हर बंदा पर्टिकुलरली उसको फिर हासिल कर सकता है ना, फिर तो अगर हासिल कर सकता है तो फिर जब सीटें कम होंगी तो कंपटीशन का इंक्रीज होगा। तो सेल्फ फाइनेंस स्पॉन्सर में भी कंपटीशन होता है, तो टेस्ट के अंदर जितना अच्छा परफॉर्म करोगे उसमें आपका फायदा है। अच्छा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको मैंने बताना है, एप्टीट्यूड का सिलेबस क्या होता है। अक्सर मेरे पास एक क्वेश्चन आता है, सर वो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दें जो एप्टीट्यूड में आएंगे। देखो एप्टीट्यूड का कोई प्री डिफाइंड सिलेबस नहीं है, मैं आपको ओपनली बता देता हूं। एप्टीट्यूड के सिलेबस का मतलब होता है पाकिस्तान के जो टॉप के 5 बोर्ड्स हैं, जिसमें सिंध बोर्ड आ गया, पंजाब बोर्ड आ गया, केपीके बोर्ड आ गया, फेडरल बोर्ड आ गया, आखान बोर्ड आ गया, आपके पास कश्मीर बोर्ड आ गया, यानी कि गिलगित बल्तिस्तान वाली साइड से भी। तो भाई इन तमाम बोर्ड्स का कोर्स कंटेंट, इसके अलावा ए लेवल्स ओ लेवल्स के बच्चों का कोर्स कंटेंट, इनसे मिला के पेपर आएगा। एप्टीट्यूड के सिलेबस का मतलब क्या होता है, इन तमाम बोर्ड्स के टॉपिक से मिलाकर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और एप्टीट्यूड के अंदर हमेशा एमसीक्यूज बेस्ड सिलेबस होता है, तो यहां पे बच्चा और घबरा जाता है। भाई इंटर के अंदर ए लेवल्स में तो रट्टे मार मार के क्वेश्चंस याद करे हुए होते हैं, यहां पे जब एमसीक्यूज पूछने की बारी आती है तो एमसीक्यूज याद ही नहीं होते, एमसीक्यू समझ में नहीं आते। तो यहां पे कॉन्सेप्चुअल लर्निंग आपको हेल्प करती है, यहां पे आपको मैथ्स में ट्रिक्स काम करती है। क्योंकि देखो आपने लेट सपोज एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आपने 2 पेजेस का या एक पेज का आपने एफएससी के अंदर, इंटर के अंदर, ए लेवल्स के अंदर नॉर्मल मेथड से सीखा हुआ है, मगर एप्टीट्यूड के अंदर आपको उस एक पेज के क्वेश्चन को खाली एक लाइन पे सॉल्व करना है, 2 लाइनों पे सॉल्व करना है, शॉर्टकट के ऊपर सॉल्व करना है। तो यहां पे ट्रिक्स बड़ी काम आती हैं ताकि टाइम मैनेजमेंट हो सके, जिसको मैंने ऊपर जिक्र किया था कि टाइम मैनेजमेंट एप्टीट्यूड के अंदर असल चीज है। जिस बंदे ने टाइम मैनेज कर लिया वो सिकंदर है, अदरवाइज दूसरा बंदर है। नॉर्मल सी बात है भैया, तो टाइम मैनेजमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो एप्टीट्यूड का सिलेबस क्या है, कोई प्री डिफाइंड सिलेबस नहीं है एप्टीट्यूड का, कहीं पे कोई प्री डिफाइंड सिलेबस नहीं है। एप्टीट्यूड के अंदर हर चीज आ सकती है, चाहे वो सिंध बोर्ड से हो, पंजाब से हो, केपीके से हो, फेडरल से हो, या फिर आखान से हो। कई दफा मैं देखता हूं एनईडी का टेस्ट होता है, बच्चा आके रो रहा है, क्यों रो रहा है भाई? सर वो फेडरल बोर्ड के क्वेश्चंस पूछे हुए थे, सिंध बोर्ड में तो वो क्वेश्चन ही नहीं है। तो भाई आपसे किसने कहा था कि सिर्फ आपके इंटर का आएगा? आपसे बात किसने कही थी? कंप्लीट एप्टीट्यूड का सिलेबस फॉलो होता है। मैं इसकी बड़ी बेहतरीन मिसाल देता हूं अक्सर बच्चों को। अगर आप कभी भी आईबी में अप्लाई करो, अब देखो मेरे पास चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह बेतहाशा बच्चा इंटर का भी आता है, बेतहाशा ए लेवल्स का भी आता है, पाकिस्तान के तमाम टॉप के इंस्टीट्यूट के टीचर भी मेरे पास पढ़ाने के लिए आते हैं, इसके अलावा मेरे पास पाकिस्तान के टॉप इंस्टीट्यूट के बच्चे भी पढ़ते हैं, तो मुझे तो बहुत तरीके से पता है कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। आईबी के टेस्ट में क्या होता है, आईबी के टेस्ट के अंदर होती है मेजरली वर्ड प्रॉब्लम्स, सही है ना? इंटर का एफएससी का सिलेबस होता है थोड़ा कम। अब जो इंटर का बच्चा है ना, उसके जहनों में मिथ बनी हुई है कि शायद वो आईबी का टेस्ट ही क्लियर नहीं कर सकता, सर वो इतने मुश्किल क्वेश्चंस होते हैं वर्ड प्रॉब्लम टाइप के और ये और वो। हालांकि भैया जो ए लेवल्स का बच्चा है वो खुश है, क्यों? क्योंकि उसकी ओ लेवल्स की किताबों में सारे वर्ड प्रॉब्लम्स थे। तो वो जो वर्ड प्रॉब्लम्स है वो क्वांटिटेटिव मैथ्स है ना भैया, वो तो एनटीएस में भी आती है, हर जगह पे आती है। तो आप ये कैसे सोच सकते हो कि भैया वो उनका सिलेबस है? नहीं, उनका सिलेबस नहीं है, वो एप्टीट्यूड के सिलेबस में काउंट हो रहा है। तो भैया सिमिलरली जब वो ए लेवल्स का बच्चा, वही ए लेवल्स का बच्चा जब नस की तैयारी करने के लिए बैठता है, एनईडी की तैयारी करने के लिए बैठता है, उसको डिफिकल्टी होती है, क्योंकि भैया उसके सिलेबस के अंदर सीक्वेंस सीरीज नहीं था, उसके सिलेबस में मैट्रिसेस इतने डिटेल में नहीं था। तो भाई आपके एप्टीट्यूड के अंदर मिक्स सिलेबस होता है, कुछ जगहों के ऊपर ए लेवल्स वालों को थोड़ा एज मिल जाता है, कुछ जगहों पे एफएससी वालों को थोड़ा एज मिल जाता है। याद रखिएगा, मगर सिलेबस दोनों पढ़ाया जाता है। हमारे बैचेस की खास बात ही क्या होती है, आपको क्वांटिटेटिव मैथ्स यानी कि जनरल मैथ्स, बिजनेस मैथ्स भी पढ़ाई जाएगी पूरी की पूरी। इसके अलावा जो एडवांस मैथ्स होगी, जो एप्टीट्यूड की मैथ्स होगी वो भी पढ़ाई जाएगी, जो कंप्लीट बायोलॉजी होगी सिंध की वो भी पढ़ाई जाएगी, जो फेडरल के टॉपिक्स होंगे वो भी पढ़ाए जाएंगे, ताकि अगर कोई बच्चा आखान में अप्लाई कर रहा है, कोई बच्चा नम्स में अप्लाई कर रहा है, कोई बच्चा आर्मी मेडिकल कॉलेज में अप्लाई कर रहा है, तो भैया आपकी तैयारी भी तो हो। मेरे पास बेतहाशा बच्चा पंजाब से होता है, किंग एडवर्ड में अप्लाई कर रहा है, या फिर आपके फातिमा जनरल में अप्लाई कर रहा है, या फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि भैया नम्स में अप्लाई करते हैं या आर्मी मेडिकल में अप्लाई करते हैं। तो भैया वहां पे सिर्फ सिंध का कोर्स कंटेंट थोड़ी आएगा, वहां पे तो फेडरल का भी आएगा, पंजाब का भी आएगा, तो हम आपको उसकी क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं। दैट्स द रीजन कि भाई देखो याद रखिएगा, तमाम बोर्ड से मिक्स होकर सिलेबस आता है। सेकंड नंबर के ऊपर एमडी कैट का तो हर दफा का रोना है, हर दफा का रोना है कि भैया एमडी कैट का टेस्ट होता है, वो टेस्ट सिंध के अंदर या पंजाब के अंदर केपीके में कहीं ना कहीं जाके वो टेस्ट जो है ना अदालत में जाके स्टे ऑर्डर मिलता है उसके ऊपर, फिर दोबारा रीकंडक्ट होता है। हर दफा बच्चों की तरफ से शिकवा होता है, सर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन थे,
अब आप सोचो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन कैसे थे। क्या वो क्वेश्चन फिजिक्स में एग्जिस्ट नहीं करते भाई? आउट ऑफ सिलेबस का तो मतलब ये होगा कि चारों की या पांचों बोर्ड की किताबों के अंदर वो क्वेश्चन एग्जिस्ट ना कर रहा हो, तो ये इंतहाई फजूल क्वेश्चन होता है, आउट ऑफ सिलेबस आ गया। देयर इज नथिंग सच एज आउट ऑफ सिलेबस, क्योंकि भाई अगर वो क्वेश्चन पूछा गया है तो पाकिस्तान के किसी ना किसी बोर्ड से बिलोंग करता होगा और वो क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा आपको एप्टीट्यूड के अंदर। एप्टीट्यूड के अंदर देखो कुछ कंटेंट साली जो ऐसा होता है जो अगली किताब में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसकी मिसाल देता हूं। अगर आप कभी भी पंजाब बोर्ड की कोई किताब उठाओ और सिंध बोर्ड की किताब उठाओ या केपी के बोर्ड की किताब उठाओ, आपको मैक्सिमम टॉपिक सिमिलर मिलेंगे। कुछ टॉपिक्स होंगे एक्स्ट्रा, तो जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स होते हैं वो आपको अलग से पढ़ाए जा रहे होते हैं, ताकि भैया वो टॉपिक्स भी आपके क्या हो जाए, कवर हो जाए। जहां नॉर्मल टॉपिक्स कवर हो रहे हैं वहां वो टॉपिक्स भी कवर हो जाए। तो इस चीज का बड़ा ख्याल रखिएगा। अच्छा, मैंने सिलेबस को डिफाइन कर दिया। अच्छा, देन मेरे पास सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, सर एप्टीट्यूड टेस्ट की डेट्स क्या है? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास बहुत सारे बच्चों को ये मालूम ही नहीं होता कि टेस्ट की तैयारी स्टार्ट कब करनी है। अक्सर जो बच्चे एक क्वेश्चन पूछते हैं एक चीज में कंफ्यूज होते हैं ना, सर वो नस का टेस्ट कब है, एनईडी का टेस्ट कब है, फास्ट का टेस्ट कब है, हम तैयारी कब स्टार्ट करें? रिमेंबर दिस थिंग, आपने तैयारी आज से स्टार्ट करनी है। अगर आप आज से तैयारी स्टार्ट नहीं करोगे आप अपने साथ ज्यादती कर रहे हो। मेरे पास अक्सर एक क्वेश्चन आता है, सर वो मेरा तो अभी इंटर चल रहा है, मेरा तो अभी ए लेवल चल रहा है, मैं फोकस कैसे करूंगा? भाई याद रखिएगा, मेरी एक जुमले को कहीं पे लिख लो, अगर आप मेरे जुमले को कहीं पे लिख सकते हो लिख लो। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, अगर आप अपने एप्टीट्यूड की तैयारी बाद में स्टार्ट करने का सोच रहे हो ना, तो भाई अगर आप ये सोच रहे हो कि यार अभी तो बहुत प्रेशर है, अभी तो कॉलेज भी जाना होता है, रोज कोचिंग भी चला जाता हूं, सर वो तो मेरे इंटर या ए लेवल्स के स्टैंडर्ड्स भी हो रहे हैं, अब मैं क्या करूं? तो बेटा आप अकेले इस कश्ती में नहीं हो, इस मुल्क का हजारों बच्चा इसी कश्ती का मुसाफिर है। इस मुल्क का हजारों बच्चा आपके साथ बैठ के नस का टेस्ट देगा, फास्ट का टेस्ट देगा। तो अगर आप ये नालायकी शो कर रहे हो ना कि नहीं सर मेरे तो स्टैंड अप्स हो रहे हैं, मेरे तो मॉक हो रहे हैं अभी, और मैं अभी टेस्ट की तैयारी एप्टीट्यूड की नहीं करता, मैं बाद में कर लूंगा, तो भैया आप अपने एडमिशन लेने के चांसेस को हत्तुल इम्कान कम कर रहे हो। भाई एक वो बच्चा जो अगस्त से बैठ के तैयारी कर रहा है और एक वो बच्चा जो जून में तैयारी करना स्टार्ट करता है नस के नेट 4 की, दोनों में बहुत डिफरेंस है यार। जो जून वाला बच्चा तो कभी टेस्ट ही क्लियर नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल है कि बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा होगा जो टेस्ट क्लियर करेगा, अदरवाइज नामुमकिन है, नामुमकिन है, ओपनली बता रहा हूं आपको। या फिर अगर आप अपने इंटर के एफएससी के पेपर्स के बाद टेस्ट की तैयारी करना स्टार्ट करते हो तो भाई एफएससी के एग्जाम्स आपके अप्रैल मई में एंड होंगे, उसके बाद टाइम ही क्या बचा, मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज के टेस्ट ही खत्म हो जाएंगे। मैं आपको एप्टीट्यूड टेस्ट की डेट्स बता देता हूं भैया। नस्ट का नेट नंबर 1 ऑलरेडी खत्म हो चुका है। जिन बच्चों ने 150 प्लस का स्कोर कर लिया अब वो बैठ के चिल कर रहे हैं, उनमें से बहुत से बच्चे हो सकता है रीटेस्ट दें, मगर काफी सारे बच्चे इनका 160 प्लस का स्कोर है, उनको पता है एडमिशन अब लाजमी में होगा, उनको पता है कि लाजमी एडमिशन होगा, तो नाउ दे आर फोकसिंग ऑन अदर सब्जेक्ट्स, नाउ दे आर फोकसिंग ऑन द एफएससी और द ए लेवल्स। मगर बहुत सारे बच्चे जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया था, अब देखो आपको इंटर भी लेके चलना है, आपको ए लेवल्स भी लेके चलना है, साथ में आपको एप्टीट्यूड भी लेके चलना है, तो भाई टेस्ट की तैयारी आज से स्टार्ट करो। खुदारा इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि भाई जब आप एप्टीट्यूड के कोर्स कंटेंट को पढ़ रहे होगे तो आपके एफएससी के कॉन्सेप्ट वैसे क्लियर हो जाएंगे, आपके ए लेवल्स के काफी कॉन्सेप्ट वैसे ही क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैंने क्या आपको डिफाइन करा, एप्टीट्यूड का सिलेबस क्या होता है? एप्टीट्यूड का सिलेबस होता है वही सिलेबस जो इंटर के तमाम बोर्ड्स के अंदर है, जो आपके ए लेवल्स के अंदर है, मगर इसका एडवांस फॉर्मेट होता है। यहां पे एमसीक्यूज आपको ट्रिक्स के साथ बताई जाती है, कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट दिया जाता है। अच्छा, अब मैं आपको अगर टेस्ट की डेट्स बताऊं तो भाई नस का नेट नंबर 1 तो हो गया, निकल गया है। हमारे पास इस वक्त जो सबसे करीब तरीन डेट आ रही है आईबीए की आ रही है। आईबीए का जो राउंड नंबर 1 आ रहा है बीबीए का, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का, बिजनेस एनालिटिक्स का, ये आ रहा है आपके पास 9th ऑफ फेब को। कब आ रहा है? 9th ऑफ फेब को। नस का नेट नंबर 2, नस का नेट नंबर 1 खत्म हो गया, नस का नेट नंबर 2 इसकी रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट बेटा 31 जनवरी है, चेक कर लेना, अगर रजिस्टर नहीं करवाया वो तो करवा दो। अच्छा, तो नस का नेट नंबर 2 जो है ना ये स्टार्ट हो रहा है 7th ऑफ फेब से, सही है। नस का नेट नंबर 3 फिर होगा मार्च के अंदर, नस का नेट नंबर 4 होगा फिर जून के अंदर। तो इसका बड़ा ख्याल रखो कि भाई तुम्हारे तो टेस्ट की डेट से निकल जाएंगी। अगर कोई बच्चा मई के बाद तैयारी करना स्टार्ट करेगा उसके तो बेटा 3 नस्ट के अटेम्प्ट निकल गई ना। अब आप बोलोगे सर क्या फर्क पड़ता है, एक ही एग्जाम दूंगा ना नस्ट का, बार बार क्यों दूंगा? ये आप इंतहाई गलत काम कर रहे हो। आप जितने ज्यादा टेस्ट देते हो किसी यूनिवर्सिटी की, आप उतने ज्यादा आपके मैक्सिमम चांसेस होते हैं एडमिशन के। अक्सर बच्चों को पता ही नहीं होता, वो कहते हैं सर वो प्यास के 3 टेस्ट हैं, अभी प्यास के टेस्ट की डेट्स भी आ गई है। प्यास का जो पहला टेस्ट है वो 23 फरवरी को है। आप में से कितने बच्चों को बात मालूम है? लम्स का टेस्ट अभी 22 फरवरी को, कितने बच्चों को बात मालूम है कि भाई लम्स का टेस्ट 22 को बैठा हुआ है, आपके पास जो प्यास का टेस्ट आ रहा है वो आपके पास 23 फरवरी को आ रहा है। बच्चों को बात मालूम ही नहीं है। बच्चा कह रहा है कि भाई सर वो जो प्यास का तीसरा राउंड होगा ना उसमें टेस्ट दूंगा, या नस के नेट 4 में टेस्ट दूंगा। तो भाई आप ज्यादती कर रहे हो, क्यों? क्योंकि देखो एक वो बच्चा
जिसने नस का नेट 1 भी दिया उसमें जो भी स्कोर किया, नस का नेट 2 भी दिया, नस का नेट 3 भी दिया, नस का नेट 4 भी दिया, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि भाई उसका स्कोर इंप्रूव ना हो। क्योंकि बेटा अगर आपने एक दफा एग्जाम दिया ना, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं नस के ऊपर, कि फॉर एग्जांपल एक बच्चा उसने नस का नेट 1 भी दिया, नेट 2 भी दिया, नेट 3 भी दिया, नेट 4 भी दिया, तो भाई ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि उसके मार्क्स इंक्रीज ना करें अगर वो पढ़ने वाला है। अगर नस के नेट 1 में मैं मान लेता हूं उसने कोई भी तैयारी नहीं करी थी, उसने ऐसे टेस्ट दे दिया था, जैसे मैं आपको रिकमेंड करूंगा अगर आपकी तैयारी नहीं है तो नेट 2 लाजमी तौर पे दे दो, ताकि आप उस बच्चे जैसे हो जिसने नस का नेट 1 दिया था तैयारी के बगैर। तो लेट सपोज उसके 80 मार्क्स आ गए, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, नस के नेट 1 में एक बच्चे ने तैयारी किए बगैर 80 मार्क्स स्कोर कर लिए, मगर यहां पे उसको एक फायदा मिल गया कि उसको एक एक्सपोजर मिल गया कि भैया किस तरह टेस्ट होता है कंप्यूटर बेस्ड, उसको एक एक्सपोजर मिल गया टेस्ट का एनवायरनमेंट क्या होता है, टेस्ट के क्वेश्चंस किस तरह के थे, कौन से क्वेश्चंस के टॉपिक ज्यादा पेपर में आए हुए थे। अब जाहिर सी बात है जब वो नेट 2 अटेम्प्ट करेगा तो वो ज्यादा प्रिपरेशन के साथ करेगा, तो लाजिम है कि वो 80 से स्कोर इंक्रीज करेगा, 120 कर लेगा। मैं ज्यादा नहीं चाहता, मैं कहता हूं लेट सपोज 120 कर लेगा, ये 120 की जंग भी बड़ी काम की है। अब वो 120 को अब इवेल्युएट करेगा कि यार 120 जो मैं लेकर आया हूं, मैंने ये गलतियां करके 120 लेकर आया हूं, मजीद इंप्रूव करता हूं इस सब्जेक्ट के ऊपर, इस सब्जेक्ट के ऊपर, जो कि हम एज ए टीचर गाइड भी करते हैं। उसके बाद वो जाहिर सी बात है नेट 3 पे जब बैठेगा तो 140 150 लाजमी करेगा, फिर जब नेट 4 देगा तो माइट भी पॉसिबल वो 170 तक आराम से पहुंच जाए। सही है ना? तो कहने का मकसद क्या है, आप जितने ज्यादा यूनिवर्सिटीज के टेस्ट देते हो उसमें आपका फायदा है। ये जो मैंने पूरी रामलीला आपको सुनाई है ना बेटा, क्यों सुनाई है, आप जितने ज्यादा किसी यूनिवर्सिटीज के टेस्ट देते हो उसमें आपका सबसे बड़ा फायदा होता है। फॉर एग्जाम्पल एनईडी का राउंड नंबर 1 मई में आ रहा है। अच्छा मैं यहां पे एक चीज और डिफाइन कर देता हूं, मेरे पास काफी सारे बच्चों की क्वेरी भी रिसेंटली आ रही थी कि सर वो मेरा जो है ना हैदराबाद बोर्ड से मैं बिलोंग करता हूं, मेरा अभी तक रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ। तो भाई अगर आपका रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ तो खुदारा नस्ट के फॉर्म पे जाके आप एक्सपेक्टेड मार्क्स अपने डाल दो, एक्सपेक्टेड मार्क्स उसके ऊपर आप फॉर्म सबमिट करवाओ, नस्ट का जाके टेस्ट दो या आईबीए का जाके टेस्ट दो, उसके बाद आप फॉर्म को बाद में एडिट कर सकते हो। आप भाई ये नॉर्मल सी बात है ना, अगर आपका अभी तक बोर्ड का रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ फर्स्ट ईयर का और आप अभी पर्टिकुलरली अप्लाई करना चाह रहे हो नस्ट के अंदर, तो भैया आप एक्सपेक्टेड मार्क्स की बेसिस पे अप्लाई करो, एक्सपेक्टेड मार्क्स की बेसिस पे जाके टेस्ट दो। टेस्ट देने के बाद जब आपका रिजल्ट वगैरह आ जाए तो भाई नस्ट के साल में 4 राउंड्स होते हैं, जो एडमिशन होंगे नस्ट के वो जुलाई के अंदर जाके होंगे, उससे पहले बस आपको अकाउंट पे जाके वापस से अपने मार्क्स को एडिट करना होगा, वो इजीली कर सकते हो। सेम गोज फॉर दी आईबीएस, सेम गोज फॉर दी प्याज। अगर कोई भी बच्चा अप्लाई कर रहा है कि भाई अगर आपका रिजल्ट नहीं आया वो फर्स्ट ईयर का, तो वो भैया एक्सपेक्टेड मार्क्स के बेसिस पे अप्लाई कर लो। खैर मैं आपको क्या बता रहा था, मैं आपको बता रहा था कि देखो एनईडी का राउंड नंबर 1 मई में आ रहा है, फिर राउंड नंबर 2 होगा जून के एंड में। तो अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर वो मई में तो हमारे बोर्ड के पेपर्स होंगे। भाई एनईडी को कोई काम नहीं है तुम्हारे बोर्ड के पेपर से, क्योंकि मुझे भी पता है आपको भी पता है बोर्ड में पेपर कैसे होते हैं, किस तरीके से चीटिंग होती है। तो भाई कोई भी यूनिवर्सिटी तुम्हारी इंटर की परसेंटेज एक्सेप्ट नहीं करती ना, वो कहते हैं कि भाई हमारे टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करो। तमाम यूनिवर्सिटीज के टेस्टों के अंदर, तमाम यूनिवर्सिटीज के जितने भी एडमिशन हो रहे हैं पाकिस्तान में, इनमें टेस्ट का वेटेज ज्यादा है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का वेटेज कम है। यानी कि आपकी जो इंटर की या ए लेवल्स की जो इक्विवेलेंसी है, परसेंटेज है, उसका वेटेज क्या है, कम, और टेस्ट के नंबरों का वेटेज ज्यादा है। तभी टेस्ट में अगर आप अच्छा परफॉर्म करोगे आप एडमिशन हासिल कर सकते हो। तो ये सारी की सारी एप्टीट्यूड की इंपॉर्टेंस है ना, कि देखो एप्टीट्यूड पे कितनी मेहनत करनी पड़ती है। एप्टीट्यूड बेटा, एप्टीट्यूड ये 6 महीने वो है कि या तो तुम्हारी जिंदगी हो गई झींगा लाला, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी हो गई बेटा मूंगा लाला। सर यार बहुत बेसिक मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एक बेसिक अंदाज में मैं इसी तरीके से पढ़ाता हूं भाई, क्योंकि मुझे शौक है बच्चों को बेसिक वे में गाइड करने का। तो खैर कहने का मकसद क्या है, कहने का मकसद ये कि देखो आपके पास मई के अंदर अगर आपके लेट सपोज एफएससी के, फेडरल के, पंजाब के, सिंध के, केपीके के पेपर्स हो रहे हैं इंटर के, तो भाई जब आप पेपर्स आपके एंड होंगे 18 मई को, 14 मई को, 15 मई को, उसके बाद आपके प्रैक्टिकल्स भी होंगे। आपको समझना पड़ेगा प्रैक्टिकल्स अगर फेल कर दोगे बेटा, अगर आप प्रैक्टिकल फेल कर दो तो आपका जो मेन टेस्ट होता है वो भी फेल हो जाता है। इस ध्यान में रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर फर्स्ट सेकंड ईयर फिजिक्स है, अगर सेकंड ईयर फिजिक्स का पेपर आपका बहुत अच्छा क्लियर हुआ है, बट सेकंड ईयर फिजिक्स अगर प्रैक्टिकल आपने फेल कर दिया ना, तो ओवरऑल आपकी ट्रांसक्रिप्ट पे एफ लिखा हुआ होगा। और कोई भी फेलियर बच्चा, मैं खुद से नाम ले रहा हूं, कोई भी फेल स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकता किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर। अगर आपकी ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर एफ लिखा हुआ है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल जाके आप री एग्जाम ना दो, री टेस्ट ना दो, और री एग्जाम देने के बाद सप्ली को क्लियर ना करो, उसके बाद जब मार्कशीट आएगी फिर अप्लाई कर सकते हो। ये चीज ध्यान में रखिएगा। अच्छा अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर कि सर वो एनईडी हो गई, नस्ट हो गई, फास्ट हो गई, आईबीए हो गई, यूईटी हो गई, कॉमसेट्स हो गई, जीआईकेआई हो गई, कोई भी यूनिवर्सिटी हो गई, सर ये फर्स्ट ईयर की परसेंटेज को एक्सेप्ट करते हैं क्या सेकंड ईयर की परसेंटेज को एक्सेप्ट करते हैं? अब देखो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेरे पास बहुत ज्यादा आता है। तो भैया ये चीज जहन में रखिएगा, पाकिस्तान में कोई भी यूनिवर्सिटी हो गई,
आपकी वो फर्स्ट ईयर की परसेंटेज उस वक्त काउंट करेंगे अगर आपका सेकंड ईयर का रिजल्ट नहीं आया हुआ। यानी कि वो तमाम बच्चे, एक चीज ध्यान में रखिएगा, वो तमाम बच्चे जो इस वक्त सेकंड ईयर के अंदर मौजूद है ना भाई, आप लोग हर यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन में अप्लाई कर सकते हो। वो तमाम बच्चे जो इस वक्त सेकंड ईयर के अंदर है या ए लेवल्स के A2 के अंदर है, तो भाई वो तमाम बच्चे जो इस वक्त सेकंड ईयर में या फिर ए लेवल्स के A2 के अंदर है, आप जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं आप इस साल एडमिशन के लिए एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। अब ये क्वेश्चन आता है कि सर क्या मेरी सेकंड ईयर की तो परसेंटेज ही नहीं अभी आई, टेस्ट तो अभी दूंगा, तो कौन सी परसेंटेज काउंट होगी? तो भाई अगर आपका सेकंड ईयर का रिजल्ट नहीं आया हुआ तो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट काउंट होगा, फर्स्ट ईयर की परसेंटेज काउंट होगी। फर्स्ट ईयर की बेसिस पे आपको एक एडमिशन ऑफर हो जाएगा, एडमिशन मिल जाएगा। फिर जब सेकंड ईयर का रिजल्ट आएगा, A2 का रिजल्ट आएगा, तो वो आपको सबमिट करवाना होगा। अगर इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में आप एडमिशन ले रहे हो तो आपके लिए 60% का होना सेकंड ईयर में कंपलसरी है। ओवरऑल HSC के अंदर, इंटर के अंदर अगर उससे कम आएगी तो आपका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का क्या होगा, एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। और BS के अंदर 55% का यूजुअली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि वहां पे आपकी FSC के अंदर 55 तक आ जाए। नॉर्मली भाई 55 60 प्लस आ सकती है। अगर आपने ABC के दो लफ्ज ढंग के पढ़े हुए इंटर के अंदर, आप आराम से स्कोर कर सकते हो। भाई आई एम नॉट अ टिपिकल टीचर, आई ओपनली से दिस पर्टिकुलर थिंग, आई वाज अ टॉपर एट माय ओन टाइम ना, तो मैं जानता हूं कि भाई इंटर के अंदर कैसे स्कोर किया जाता है। मैं आपको उस लिहाज से भी गाइड कर देता हूं कि भाई इंटर के अंदर स्कोर करने का मुझे भी आइडिया, अगर आप पास पेपर को तरीके से कवर कर रहे हो, अगर आप बार बार इंस्टीट्यूट्स के अंदर, कोचिंग के अंदर टेस्ट को परफॉर्म कर रहे हो, दे रहे हो, तो भाई आप आराम से अच्छा स्कोर, डिसेंट परसेंटेज इजीली ले सकते हो, कोई मसला नहीं है उसमें। तो भाई 55% तो नल्ले की आती है, खराब बच्चे की आती है। और अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे पास बहुत सारे बच्चों को आता है, सर मेरी इंटर के अंदर या मेरी ए लेवल्स के अंदर अगर कम परसेंटेज है तो क्या मैं एडमिशन टेस्ट दूं या ना दूं? अगर मेरी 50s के अंदर एडमिशन मेरी परसेंटेज है तो मैं लाजमी तौर पर रिकमेंड करूंगा कि अगर आप में से किसी भी बच्चे की इंटर के अंदर, FSC के अंदर, ए लेवल्स के अंदर 50s के अंदर इक्विवेलेंसी है, 50s के अंदर परसेंटेज है, आप लाजमी तौर पर एडमिशन टेस्ट को दें। क्योंकि भैया हर यूनिवर्सिटी के अंदर टेस्ट का वेटेज ज्यादा होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट का। तो जो भी यूनिवर्सिटी होगी, अगर आप उसके टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करते हो, लाजमी सी बात है कि आपको एडमिशन मिलेगा। मगर बस कोशिश ये करनी है कि सेकंड ईयर में आपकी ओवरऑल परसेंटेज 60 प्लस हो जाए, ताकि आप थोड़ा सेफ साइड पे हो जाओ। कुछ यूनिवर्सिटीज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफरेंट होता है, जैसे IBA का डिफरेंट है। IBA ने इस साल BBA के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 70 का कर दिया, CS के लिए 60 का है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफरेंट होते हैं। जैसे फास्ट के अंदर 55 और 50 का है, यानी कि BS प्रोग्राम्स के लिए 55 है और नॉर्मल प्रोग्राम्स के लिए 50% प्लस का है। तो भाई हर यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफरेंट होता है, जो आपको इजीली वेबसाइट से मिल सकता है। मगर कहने का मकसद क्या है, अगर आपकी 50% भी है तो स्टिल आप यूनिवर्सिटीज का टेस्ट दे सकते हो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपकी 50s के अंदर भी अगर परसेंटेज है, आप यूनिवर्सिटीज का टेस्ट बिल्कुल दे सकते हो, आप यूनिवर्सिटीज का टेस्ट दो। अगर टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करोगे तो आपको लाजमी तौर पर एडमिशन मिल जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। सही है ना, ये चीज ध्यान में रखिएगा। अच्छा, देयर वाज बेतहाशा पूछा जाता है, और वो क्वेश्चन क्या होता है? वो क्वेश्चन ये होता है कि अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर हमें जरा इस बारे में गाइड करिए कि स्कॉलरशिप कैसे मिलती है एप्टीट्यूड में। देखो, मैं तमाम की तमाम क्वेरी जो इतने सारे बच्चों ने मुझसे पूछी हुई, सबको मैं आंसर कर रहा हूं। बेटा देखो, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर अप्लाइंग फॉर दी नस्ट, तो नस्ट में स्कॉलरशिप कैसे मिलेगी? जब आप नस्ट के फॉर्म को फिल कर रहे हो तो वहां पे आपने सिंपल तरीके से जो उनकी फाइनेंशियल एड की फॉर्म होगा उसको फिल करना होगा। नस्ट में मेरिट बेस्ड कोई स्कॉलरशिप नहीं है, नस्ट में मेरिट बेस्ड कोई स्कॉलरशिप नहीं है। नस्ट में जो स्कॉलरशिप है वो फाइनेंशियल नीड्स के ऊपर है, कि अगर कोई बच्चा मुस्तहिक है, या कोई बच्चा यतीम है, या कोई बच्चा जिसके वालिदैन इतने ज्यादा अर्न नहीं करते, वो फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं है, उसके लिए स्कॉलरशिप है। मगर GIKI में उल्टा हिसाब है। GIKI के अंदर तो स्कॉलरशिप्स मोर देन 88 स्कॉलरशिप से ज्यादा स्कॉलरशिप्स है। मैंने GIKI की एडमिशन के ऊपर भी वीडियो बनाई थी, उसको जाके सुनिएगा। 80 से ज्यादा स्कॉलरशिप हैं GIKI के अंदर। GIKI की सबसे मशहूर स्कॉलरशिप है टॉप 20 स्कॉलरशिप, यानी कि अगर आपने GIKI के टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर लिया और आप मेरिट लिस्ट के अंदर टॉप 20 बच्चों में आ गए, GIKI 4 साल तक आपको फ्री में पढ़ाएगा, फ्री में खाना खिलाएगा, फ्री में आपको रिहाइश देगा, हर चीज देगा। तो टॉप 20 स्टूडेंट्स की जो GIKI में स्कॉलरशिप है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी स्कॉलरशिप है, उनकी फाइनेंशियल स्कॉलरशिप भी होती है, फाइनेंशियल नीड बेस्ड स्कॉलरशिप भी होती है। मगर जो टॉप 20 वाली स्कॉलरशिप है, जिनमें हर साल अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई के बच्चे होते हैं। लास्ट ईयर से अब्दुल रहमान फैसल था, लास्ट ईयर में अब्दुल रहमान फैसल था, वो GIKI का टॉप 20 के अंदर आया था। उसने नस्ट के अंदर 170 प्लस का स्कोर किया था, नस्ट के नेट 4 का टॉपर था। उसने नस्ट को छोड़ दिया, उसने बोला भाई नस्ट गई भाड़ में। उसने बोला मैं सर GIKI जा रहा हूं। उसने उसके अल्फाज दिए थे, सर GIKI जा रहा हूं, GIKI 4 साल के लिए फुली फंडेड स्कॉलरशिप दे रहा है क्योंकि मैं टॉप 20 के अंदर आया हूं। तो अब्दुल रहमान फैसल ये बच्चा था, उसने खैर PU CIT के अंदर भी टॉप की पोजीशन ली थी। उसने फास्ट के अंदर
87 का एग्रीगेट लिया था, 87 का एग्रीगेट टेस्ट के ऊपर, एनटीएस की बात नहीं कर रहा, टेस्ट के ऊपर। तो वो बहुत इंटेलिजेंट बच्चा था माशाल्लाह से, अभी जीआईकेआई के अंदर बैठा है। उसकी मैंने सक्सेस स्टोरी डाली थी, उसकी मैंने सक्सेस स्टोरी की वीडियो भी बनाई थी। खैर इसी तरीके से एनईडी, अच्छा एनईडी के अंदर लास्ट ईयर से क्राइटेरिया चेंज हो गया है। मैंने एनईडी के हवाले से जिना फेलोशिप प्रोग्राम बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, एनईडी की लास्ट ईयर की स्कॉलरशिप पॉलिसी। एनईडी ने क्या कहा है, एनईडी ने अब से ये कहा है कि भाई जो बच्चा एनईडी के टेस्ट के अंदर टॉप करेगा 100% स्कॉलरशिप, जो बच्चा फिर देन टॉप 20 टॉप 30 के अंदर आएंगे उनकी 70% की स्कॉलरशिप, देन उसके बाद वाले बच्चों को 30% स्कॉलरशिप, उसके बाद वालों को 10% फिर हर एक को स्कॉलरशिप है। तो कहने का मकसद क्या है, एनईडी ने एक न्यू प्रोग्राम अनाउंस किया था, जिना फेलोशिप प्रोग्राम। मैंने इसको बहुत डिटेल में अपनी वीडियो में एक्सप्लेन करा हुआ है, नेट पे जाके लिखिएगा यूट्यूब के ऊपर एनईडी स्कॉलरशिप गाइड बाय सर हाशिम ज़िया, पूरी वीडियो आ जाएगी। एनईडी को बेटा मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, अल्हम्दुलिल्लाह जितने बच्चे मेरे एनईडी में बैठे हुए, मैं उस क्या ही बात है उनकी। तो सेम गोज फॉर दी आईबीए। अच्छा आईबीए के अंदर भी मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स कम है। अगर आप आईबीए के टेस्ट में टॉप करते हो मगर आपको फाइनेंशियल नीड भी है, तब आईबीए स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेगा, वरना यूजुअली आईबीए मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप नहीं दे रहा होता। आईबीए फाइनेंशियल, आईबीए की फीस भी 4.5 लाख रुपए, एक सेमेस्टर की 4 लाख रुपए, मगर अगेन पर सेमेस्टर की फीस है वो तकरीबन 4.5 लाख रुपए। अब आईबीए की फीस इतनी ज्यादा है कि नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली का बंदा अफोर्ड ही नहीं कर सकता। कि भाई फॉर एग्जांपल लेट सपोज मैं एक पेरेंट हूं, मेरे 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं मेरे, नॉर्मल एवरेज पाकिस्तानी घरों में 4 बच्चे 3 बच्चे होते हैं। अब अगर एक बच्चे की मैं 4 लाख रुपए की फीस दे रहा हूं, तो बाकी 3 बच्चे या 2 बच्चे भी तो स्कूल जाते ही होंगे ना, उनकी फीस भी देनी है, फिर घर का खर्चा भी चलाना है, फिर गाड़ी है, पेट्रोल है, वो भी मांगती है भैया, इसके अलावा और 10 खर्चे होते हैं, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स एज वेल। तो भैया जो एक वो बंदा जिसकी महीने की शायद 2 लाख रुपए की सैलरी भी हो ना, वो भी शायद 4.5 लाख रुपए निकालते 10 दफा सोचेगा। तो आईबी की फीस ज्यादा है, सेम गोज फॉर दी लम्स, मगर यहाँ पे आपको 100% स्कॉलरशिप मिल जाती है अगर फाइनेंशियल नीड हो उस सूरत में भी। इसके अलावा आपको सेकंड सेमेस्टर ऑनवर्ड डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं, पाकिस्तान की बड़ी बड़ी कंपनीज आईबीए को स्पॉन्सर करती है, एंग्रो करती है, जीएसके करती है, आपको ओबीएस ग्रुप करता है, देयर आर लॉट ऑफ अदर कंपनीज जो कि आईबीए को स्पॉन्सर करती है, लम्स को स्पॉन्सर करती है। तो ये चीज जहन में रखिएगा, ये भाई स्कॉलरशिप आपको मिल जाती है आईबीए के अंदर, मगर नॉर्मली एडमिशन फीस वगैरह आपको पे खुद से करनी होती है, उसके बाद मिलती है। या फिर अगर कोई बच्चा बहुत ज्यादा नीडी हो, उसको फिर एडमिशन फीस के ऊपर भी स्कॉलरशिप मिल जाती है, सही है। अच्छा मगर उसके लिए फिर आपको आईबी विजिट करना होगा जब आपका टेस्ट क्लियर हो जाए। एक तो बच्चा मेरे पास अभी से आके पूछ रहा होता है, सर वो स्कॉलरशिप मिल जाएगी, सर वो आप बताएं स्कॉलरशिप लूंगा कैसे। बेटा पहला काम आपके पास, आपको जो है ना टेस्ट क्लियर करना है। अगर टेस्ट क्लियर कर लिया तो स्कॉलरशिप आपको लाजमी मिल जाएगी। आप एडमिन के डिपार्टमेंट में जाके बात करोगे, आपको स्कॉलरशिप लाजमी ऑफर हो जाएगी, चाहे वो फास्ट है चाहे वो फास्ट की। अगर मैं बात बताऊं फास्ट की, तो मेरे जो फास्ट के डायरेक्टर ऑफ एडमिशन थे, मेरी उनके साथ लास्ट ईयर का इंटरव्यू मौजूद होगा, यूट्यूब पे मैंने डाला था। आप यूट्यूब पे जाके लिखोगे ना फास्ट डायरेक्टर गाइडेंस बाय हाशिम ज़िया, तो आपको पूरा इंटरव्यू आ जाएगा। उसके अंदर फास्ट के डायरेक्टर का मुझे वो तारीखी जुमला आज भी याद है, अल्लाह उन्हें खुश रखे, वो बड़े नफीस आदमी है। उन्होंने मुझसे पता क्या कहा, उन्होंने कहा कि भाई अगर एक बच्चे ने हमारा टेस्ट क्लियर कर लिया, दैट सिंपली मींस ही और शी इज अ इंटेलिजेंट पर्सन। अब अगर उसके पास फीस का कोई इशू है, फीस का कोई कंसर्न है, तो वो हमारी जिम्मेदारी बनती है, हम उसको फीस जो है ना निकाल के देंगे, हम उसको एडमिशन देंगे, चाहे कैसे भी दें। हम उसको 90% स्कॉलरशिप देंगे, 100% देंगे, 80 देंगे, 20 देंगे, 40 देंगे, डिपेंडिंग ऑन देयर फाइनेंशियल कंडीशंस। कि आप जो अपने घर के बिल्स शो करोगे, अपने फादर की सैलरी स्लिप शो करोगे, उसकी बेसिस के ऊपर हम डिसाइड करेंगे उसको कितनी स्कॉलरशिप देनी है। मगर उन बंदे का जो एक लफ्ज है ना, मुझे लफ्ज आज भी याद है, उन्होंने बोला कि भाई अगर एक बच्चे ने हमारा टेस्ट क्लियर कर लिया है, दैट सिंपली मींस ही और शी इज इंटेलिजेंट पर्सन। अगर आपने मेरिट के अंदर आ गए हो, आपका एडमिशन सिक्योर हो रहा है, तो भाई फिर आप हमारे पास आओ, आपका इंटरव्यू हम ले देंगे और उसकी बेसिस पर डिसाइड करेंगे आपको कितनी स्कॉलरशिप देनी है। तो स्कॉलरशिप आपको यूनिवर्सिटी में मिल जाती है ना, इशू की बात नहीं होती। अच्छा अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर, सर क्या प्री मेडिकल का बच्चा इंजीनियरिंग की फील्ड्स में अप्लाई कर सकता है? किसी का सर्टिफाइड इंजीनियर हूं, सिंस आई एम इंडस्ट्रियल इंजीनियर, आई हैव वर्कड इन मल्टीपल ग्लोबल कॉर्पोरेशंस एज वेल। सो भाई पीसी की तरफ से लास्ट ईयर एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसके मुताबिक अब से प्री मेडिकल के बच्चे प्री इंजीनियरिंग फील्ड में जा सकते हैं। मगर देखो जैसे मैंने आपसे कहा था, इस मुल्क में जो है ना हर यूनिवर्सिटी अपनी जगह पे चौधरी है, हर यूनिवर्सिटी का जो है ना अपना एक एडमिन का काम होता है, हर यूनिवर्सिटी अपनी जगह पे अपनी पॉलिसीज को फॉलो करती है। अब जरा गौर से बात समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं। नर्स के एग्जाम के अंदर अगर आप प्री मेडिकल के बच्चे हैं और आप प्री इंजीनियरिंग की किसी फील्ड में जाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप कंप्यूटर साइंस में जाना चाहते हैं, आप सॉफ्टवेयर में जाना चाहते हैं, या फिर आप केमिकल इंजीनियरिंग में मैकेनिकल में जाना चाहते हैं, तो भैया देखो नर्स क्या कहता है, नर्स कहता है कि भाई प्री मेडिकल का बच्चा अगर वो किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहता है तो वो आए मेरा टेस्ट दे, मगर उसके टेस्ट में मैथमेटिक्स का पोर्शन आएगा एडवांस लेवल का, वो वही मैथमेटिक्स जो कि इंजीनियरिंग के बच्चे के पेपर में आएगी ना। भाई तुम्हें शौक है मेरे पास आने का,
तो ठीक है भैया, कोई मसले की बात नहीं, तुम्हें इंजीनियरिंग पढ़ने का शौक है तो भैया मैथ्स का टेस्ट निकालो, अगर तुम मैथ्स का टेस्ट निकालते हो तो मैं तुम्हें एडमिशन दूंगा। फास्ट यूनिवर्सिटी प्री मेडिकल के बच्चों को एडमिशन नहीं देती सीएस के अंदर। इस साल की पॉलिसी अभी तक अनाउंस हुई नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली नहीं देगी। आईबीए पॉलिसी अभी तक उसने आईबीए ने अपनी पॉलिसी को चेंज करा हुआ है। आईबीए की 2025 की जो एडमिशन की डिटेल्स आई थी उसमें उसने साफ तौर पे कहा कि मैं प्री मेडिकल के बच्चे को सीएस में अलाउ नहीं करूंगा। मगर अभी मेरे कुछ स्टूडेंट्स गए थे आईबीए, तो वहां पे जाकर उन्होंने बात करी तो उन्होंने बोला ठीक है हम नस वाला सीन कर रहे हैं, यानी कि कुछ अरसे में उसको अनाउंस भी कर देंगे कि प्री मेडिकल का बच्चा सीएस में अप्लाई कर सकता है, मगर उसको मैथ्स का हमारा टेस्ट क्लियर करना होगा। सिमिलरली एनईडी, एनईडी और मेरान में क्या चीज है, एनईडी और मेरान कहते हैं कि ठीक है भाई प्री मेडिकल के बच्चों को इंजीनियरिंग फील्ड में आना है कोई मसला नहीं, हम एडमिशन देंगे, मगर टेस्ट में बायोलॉजी का पोर्शन आएगा। मैंने जैसे आपसे कहा ना कि हर यूनिवर्सिटी की अपनी चौधराहट है कि भाई नस कह रहा है कि अगर प्री मेडिकल का बच्चा मेरी यूनिवर्सिटी में आके इंजीनियरिंग की डिग्री पढ़ना चाह रहा है तो भैया आपको जो है ना मैथमेटिक्स का टेस्ट देना होगा। आपके जो आपका जो टेस्ट होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट होगा नस्ट का, उसके अंदर मैथमेटिक्स का पोर्शन आएगा। जिस तरह एक इंजीनियरिंग के बच्चे का नस का टेस्ट होगा वैसे ही आपका टेस्ट होगा। आपके पास आईबी ने भी यही बात करी है कि जिस तरह मैथ्स और इंग्लिश मेरे टेस्ट में आती है तो आपको भी वही टेस्ट देना होगा। मगर एनईडी हो गई, मेरान हो गई, यूवीटी हो गई, इन्होंने पता है क्या कहा हुआ है, इनके टेस्ट के अंदर अगर प्री मेडिकल का बच्चा अप्लाई कर रहा है विदाउट एडिशन, अच्छा मैं सारी जो मैं बात कर रहा हूं ना विदाउट एडिशनल मैथ्स कर रहा हूं, मैं भी इस जुमले पे बाद में आ रहा हूं। अच्छा, जो अगर आप एनईडी में अप्लाई कर रहे हो, मेरान में अप्लाई कर रहे हो या यूईटी में अप्लाई कर रहे हो, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के लिए, सीएस के लिए, किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड के लिए, तो आपके टेस्ट में बायोलॉजी का पोर्शन आएगा, फिजिक्स आएगी, केमिस्ट्री आएगी, इंग्लिश आएगी, तो आपके यहां पे टेस्ट में बायोलॉजी आएगी, ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो बहुत सारे बच्चे जो प्री मेडिकल बैकग्राउंड के होते हैं, जो एमडी कैट का टेस्ट दे रहे होते हैं, तो हम लाजमी तौर पे बच्चों को रिकमेंड करते हैं कि बेटा आप एनईडी का, मेरान का टेस्ट दो, ताकि अगर अल्लाह ना करे एमडी कैट क्लियर नहीं हुआ तो आपके पास एक ऑप्शन होगा, अच्छा ऑप्शन होगा, आपको मिल रहा है कि भाई एनईडी में, मेरान में बायोलॉजी का पोर्शन आएगा और एनईडी और मेरान का टेस्ट होता भी एमडी कैट लेवल का है, तो हम आपको उसकी कंप्लीट तैयारी करवाते हैं। मेरे बैचेस के अंदर सबसे बड़ा फायदा आपको क्या मिलता है, तो जो प्री मेडिकल का बच्चा है ना उसके लिए सबसे बड़ा फायदा जो यहां पर उसको मिल रहा है कि भाई ना सिर्फ आपकी एमडी कैट की प्रॉपर तैयारी कवर करवाई जाएगी, बल्कि साथ साथ अगर आप किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड में अप्लाई कर रहे हो एनईडी या मेरान में, तो वहां पे भी चूंकि एमडी कैट जैसा टेस्ट होता है तो हम आपकी उसकी भी कंप्लीट तैयारी कवर करवाएंगे। अच्छा, इसमें एक और चीज आती है, अब यहां पे जो है ना ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड एक सिस्टम बन गया, कॉम्प्लेक्स सिस्टम बन गया कि अगर प्री मेडिकल का बच्चा नर्स में अप्लाई कर रहा है वहां पे मैथ्स आएगी, अगर एनईडी में अप्लाई कर रहा है तो वहां पे बायो आएगी। तो भाई इसका आसान तरीका ये होता है कि जिंदगी को आसान बनाओ, जिंदगी को आसान ऐसे बनाओ, अल्लाह का वास्ता है एडिशनल मैथ्स की पेपर्स देने की तैयारी कर लो, क्योंकि अगर आप एडिशनल मैथ्स के पेपर्स दोगे ना तो एडिशनल मैथ्स का ऑल्दो रिजल्ट ना भी आए, अगर आपने एडिशनल मैथ्स के पेपर्स में अपियर हो रहे हो उससे फायदा ये होगा कि आप फिर प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट में कन्वर्ट हो जाओगे, तो फिर आपके लिए कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं रहेंगी, फिर आप नस्ट के हो, फास्ट हो, एनईडी हो, मेरान हो, आईबी हो, हर जगह जब अप्लाई करोगे आप हर जगह का टेस्ट भी दे सकते हो और आपके टेस्ट में फिर मैथ्स का पोर्शन ही आएगा। तो आपको इतने अजाबों में नहीं पढ़ना कि यार सुबह पढ़ रहे हो मैथ्स, शाम में पढ़ रहे हो बायोलॉजी, रात में बैठ के अपना सर पीट रहे हो कि सर कहां जाके सर फोड़ूं अपना, नस के लिए मैथ्स पढ़ रहा हूं, एनईडी के लिए बायो पढ़ रहा हूं बैठ के, ये क्या मजाक चल रहा है मेरी जिंदगी के अंदर। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आप में से कोई भी बच्चा प्री मेडिकल का है, अगर आपका इस साल एमडी कैट में एडमिशन नहीं हुआ, तो मेरा तरफ से आपके लिए एक मशवरा है एज ए एजुकेशनल गाइडर, एज ए एडटेक गाइडर, एज ए एप्टीट्यूड टीचर, कि खुदारा खुदारा ये वाली गलती ना करो, एडिशनल मैथ्स के पेपर ना देने वाली। एडिशनल मैथ्स का पेपर दे दो, देखो आप खुद सोचो, लो इंसान के पास अल्लाह मियां ने अकल दी है ना, आपके पास अल्लाह मियां ने अकल दी है, इतने मैच्योर हो, आप खुद सोचो, आप जब कल को इंजीनियरिंग में जाओगे ना वहां पे भी आपको मैथ्स का कोर्स तो पढ़ना है, और फिर अगर आप नस में अप्लाई कर रहे हो वहां पे तो आपको एडवांस मैथ्स का पेपर ही क्लियर करना है, 100 एमसीक्यूज की मैथ्स क्लियर करनी है और एडवांस लेवल की मैथ्स है। तो भाई अगर उस मैथ्स को तुम क्लियर करना चाहते हो तो तुम्हारे पास अगर इंटर की मैथ्स की नॉलेज होगी तुम्हारा फायदा है उसमें, तुम्हारे पास इंटर की मैथ्स की अगर नॉलेज होगी तभी तो क्लियर कर पाओगे, वरना तुम घंटा नहीं क्लियर कर सकते। कल को तुम इंजीनियरिंग फील्ड में जाओगे, अच्छा बहुत सारी बातें जो है ना ये जो इंस्टीट्यूट्स वाले होते हैं आपको बताते नहीं है, ये फजूल के यूट्यूब के ऊपर बैठे हुए होंगे या किसी इंस्टीट्यूट में बैठे हुए होंगे, करा हुआ क्या उन्होंने करा हुआ होगा इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश में करा हुआ है आपको एप्टीट्यूड का गाइड कर रहे हैं, या फिर बैठ के उन्होंने बीएस एमएस किसी सब्जेक्ट में करा हुआ है, दे आर गाइडिंग यू रिगार्डिंग द एप्टीट्यूड टेस्ट। बेटा ये लोग गलत है, मैं आपको ओपनली बता रहा हूं, क्योंकि मुझे अफसोस होता है ऐसे लोगों को देख के। उसके पीछे रीजन ये है कि भाई एप्टीट्यूड इज समथिंग जो कि एक आपको वही गाइड करता है जिसने प्रोफेशनली कभी ना कभी काम किया है, जिसने प्रोफेशनली किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किया है, जिसने प्रोफेशनली उन चीजों को समझा है। तो भाई मैं आपको एक बड़ी मजे की बात बताऊं, बिकॉज सिंस आई हैव वर्कड विद दीज इंजीनियर्स, देखो एक चीज ध्यान में रखो, अगर आप प्री मेडिकल के बच्चे स्टूडेंट हो, अगर आप कल को इंजीनियरिंग फील्ड में जाते भी हो
तो याद रखिएगा, इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट मैथमेटिक्स। अरे भाई इंजीनियरिंग में तो है ही मैथ्स। इंजीनियरिंग के अंदर तुम सुबह भी उठोगे, शाम में भी उठोगे, रात में भी उठोगे, तुम आरसी हिबलर को पढ़ रहे हो, तुम बीएल तराजा को पढ़ रहे हो, तुम किसी भी इंजीनियरिंग की किताब को पढ़ लो, वहां पे तो सारी की सारी है ही मैथ्स। वहां पे तो जितने आपके डीएलएस के स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं, डीआरएस के स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं, आपके पास जितनी कोडिंग आ रही है। अच्छा, लोगों को लगता है क्या कोडिंग क्या है भैया, लैपटॉप पे बैठ के मैंने कोड बना लिया, मैं भी हैकर बन गया, चैट जीपीटी और डीप सिंह तो मैंने बना लिया। अरे बेटा, एलएलएम जितने मॉडल्स है ना, एलएलएम के लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, ये दे आर ऑल ट्रेन्ड ऑन द कैलकुलस, दे आर ऑल ट्रेन्ड, दे आर बैक साइड के ऊपर सबके पीछे कैलकुलस एग्जिस्ट कर रही है। तो भाई इंजीनियरिंग के अंदर तो एडवांस लेवल मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा है। तो भाई अगर आप प्री मेडिकल के स्टूडेंट हो, अगर आप इंजीनियरिंग को अंदर जाना चाहते हो और एडिशनल मैथ्स देने की आपकी ख्वाहिश नहीं है, तो मैं हाथ जोड़ के आपसे कहूंगा, खुदारा फजूल किस्म के लोगों से मशवरे ना लिया करो, खुदारा फजूल किस्म के लोगों से आप दूर रहो। ये आपको गलत मशवरा दे रहे हैं। प्री मेडिकल का बच्चा अगर इंजीनियरिंग में जाना चाहता है, मैं आपको मशवरा दूंगा एडिशनल मैथ्स करो। इससे फायदा ये होगा कि भाई अगले 4 साल नहीं रोना पड़ेगा, वरना तुम अगले 4 साल बैठ के कोसोगे उस टीचर को जिसने तुमसे कहा था कि एडिशनल मैथ्स के बगैर चले जाओ। नहीं जा सकते ना बेटा। अगर आपको इंटीग्रेशन की बेसिक्स नहीं पता, कैलकुलस की बेसिक नहीं पता, आपको लिमिट्स नहीं पता हुआ, आपको ये बेसिक नॉलेज ही नहीं है, आप क्या करोगे जाके? नहीं कर सकते। तो आसान तरीका ये है कि देखो, मैं इसका आसान आपको तरीका बता रहा हूं। आसान तरीका ये है कि भाई फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जो मैथ्स का पेपर है वो एक साथ बैठ के दो। जून जुलाई आपके मई के अंदर पेपर होगा, बैठ के दो, कोई इशू नहीं है। आप जब उसकी तैयारी कर रहे होगे ना, उससे सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, आपकी एप्टीट्यूड की तैयारी ऑटोमेटिकली हो रही होगी। एप्टीट्यूड में जब आप वही चीज मुझसे पढ़ोगे तो जाहिर सी बात है आपको वहां भी शॉर्टकट समझ में आ रही होंगी, आपको आइडिया तो हो रहा होगा चल क्या रहा है मार्केट के अंदर। नहीं तो अगले 4 साल तक गुमसुम बैठे रहोगे। और याद रखिएगा, फास्ट एडमिशन क्यों नहीं देता प्री मेडिकल के बच्चे को? फास्ट इसलिए नहीं देता, फास्ट कहता है कि भाई मेरा सिलेबस बहुत हैवी है, ये बच्चा जो है ना आधे बेहोश हो जाएगा, ये किताब पढ़ के बेहोश हो जाएगा मेरी मैथ्स की, या मेरी कोडिंग की किताबें पढ़ के इसको उल्टियां लग जानी, क्योंकि भाई मेरा तो सिलेबस इतना हैवी है, ये पढ़ ही नहीं सकता कभी भी। तो भाई प्री मेडिकल का बच्चा अगर इंजीनियरिंग में जाना चाहता है तो एडिशनल मैथ्स लाजमी तौर पर दे, मैं रिकमेंड करूंगा आपको। ऑल दो नस ने उसको वेव ऑफ कर दिया, नस ने कहा कि भाई मेरे पास, मगर नस ने क्या कहा है, नस ने कहा कि आपके टेस्ट के अंदर अगर प्री मेडिकल का बच्चा इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना चाह रहा है, सीएस में जाना चाह रहा है, तो आपके टेस्ट में एडवांस मैथ्स आएगी, यानी कि वैसा ही टेस्ट आएगा जैसे इंजीनियरिंग के बच्चे का आएगा। अब आप खुद सोचो, आप एप्टीट्यूड की तैयारी ज्यादा बेहतर कब कर सकोगे कि अगर आप सिर्फ एप्टीट्यूड मैथ्स पढ़ो जिसका आपको कुछ आइडिया नहीं है, आपको कख नहीं आइडिया उसका। ये वही मिसाल हो गई कि आप मेरे पास आओ, मुझसे बोलो सर आप जो है ना जरा हार्ट सर्जरी पे ऐसे लिख दें। यार ऑल्दो आई एम अ वेरी गुड इंजीनियर, आई हैव वर्कड विद द वेरी ग्लोबल कंपनीज, अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव मैनेज्ड द सप्लाई चेन ऑफ द इजिप्ट, अल्जीरिया, लेबनान, जॉर्डन। आई हैव अ डिग्री फ्रॉम द यूएस एज वेल, इंजीनियरिंग मैनेजमेंट की मेरे पास यूएस की डिग्री है, यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन की। मगर अगर आप मुझसे ये बोलो ना कि सर आप जो है ना जरा हार्ट सर्जरी पे ऐसे लिख दें, मैं मानता हूं मैं इंजीनियर में बहुत अच्छा मंजन दे दूंगा, मगर मैं हार्ट सर्जरी पे ऐसे नहीं लिख सकता यार, वो मेरा टॉपिक ही नहीं है। मतलब यार अगर तो तुम मुझसे तुम पूछो आरसी हिबलर के ऊपर कोई बात करने को, आप मुझसे पूछो आरसी मोटर क्या होती है, आप मुझसे पूछो ट्रांजिस्टर क्या होता है, मैं उस पर दे घुमा के आपको मंजन दूंगा, मैं उस पर दे घुमा के आपको लीन मैन्युफैक्चरिंग के प्रिंसिपल बताऊंगा, मैं आपको 5S टेक्नोलॉजीज बताऊंगा, मैं आपको टिम वुड प्रिंसिपल्स बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से वेस्टेजेस को रिड्यूस किया जाता है, किस तरीके से काइजन प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, कैमन प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, मैं सारी चीजें मंजन दे दूंगा। मगर मैं हार्ट सर्जरी पे ऐसे नहीं लिख सकता है, वो मेरा टॉपिक ही नहीं है, मेरी डोमेन नहीं, मेरा थीसिस नहीं उसके ऊपर। सेम गोस फॉर यार। अब आप ये सोचो कि प्री मेडिकल का बच्चा एप्टीट्यूड मैथ्स पढ़ रहा है, उसको आइडिया ही नहीं है कि बैक साइड के ऊपर भैया इंटीग्रेशन डेरिवेटिव वर्किंग क्या कर रही है। तो इसीलिए मैं मशवरा देता हूं कि भैया एडिशनल मैथ्स लाजमी तौर पे दो, खुदारा ज्यादा ना करो, अदरवाइज अपना टाइम जाया करोगे। ये मैंने बात बहुत डिटेल में बताई है, तो आपका अगर कोई भी दोस्त ऐसा हो, आपका कोई भी दोस्त ऐसा हो, उससे लाजमी तौर पे शेयर करो ये वाली चीज, ताकि उसको ये बात समझ में आए। अच्छा, जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई फर्स्ट मेरे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, ये आ रहा है एनटीएस देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। एनटीएस लाजमी तौर पे दो। एनटीएस देने का देखो फायदा क्या होता है, एनटीएस देने का फायदा ये होता है कि हर साल के अंदर 12 के 12 महीने होता है। एनटीएस का एग्जाम साल के 12 महीने होता है और फास्ट यूनिवर्सिटी एनटीएस को एक्सेप्ट करती है, मगर मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा फास्ट में एनटीएस की बेसिस पे अप्लाई करना, अनलेस एंड अनटिल आपका जो स्कोर है एनटीएस का वो क्या हो, वो 90 प्लस का ना हो। क्योंकि फास्ट में एनटीएस की बेसिस के ऊपर जब बच्चे अप्लाई करते हैं तो यहां पे बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है, क्योंकि एनटीएस का टेस्ट थोड़ा लो लेवल का होता है एज कंपेयर टू फास्ट का अपना टेस्ट। फास्ट का अपना टेस्ट मुश्किल है, एनटीएस का टेस्ट आसान है, तभी बेतहाशा बच्चा पंजाब से सिंध से एनटीएस देता है। मैं रिकमेंड करूंगा एनटीएस दो। एनटीएस की फीस है 1500 रुपए, यानी कि 2 बर्गर्स की मार है, 2 बर्गर्स भी का एक अच्छे बर्गर की मार है। एक अच्छा बर्गर आप खा रहे हो, बीफ बर्गर तो या चिकन बर्गर, तो 1500 रुपए का बढ़ जाता है यार आज के जमाने में। तो 1500 रुपए का एनटीएस का टेस्ट सस्ता सा लाजमी तौर पे दो, साल में 4 दफा क्या 10 दफा दो बैठ के, कोई मसला नहीं है। आप एनटीएस का टेस्ट हर महीने दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। फास्ट यूनिवर्सिटी जो लास्ट एनटीएस एक्सेप्ट करती है वो जून तक का करेगी, क्योंकि जब फास्ट के एडमिशन होंगे, फास्ट एडमिशन होंगे जुलाई के अंदर, यानी कि फास्ट का जो टेस्ट होगा जुलाई में, तो जुलाई से पहले तक का अगर आपके एनटीएस का रिजल्ट आया हुआ है, यानी कि जून तक का जो आया हुआ होगा, तो वो लास्ट एनटीएस एक्सेप्टेबल होगा।
अदरवाइज एनटीएस का जो स्कोर होता है पूरे एक साल तक वैलिड रहते हैं। आपने अगर जनवरी में एनटीएस दिया तो अगले साल के जनवरी तक वो वैलिड रहेगा। अक्सर बच्चे मुझसे एनटीएस का पैटर्न पूछते हैं, तो भाई एनटीएस का जो पैटर्न होता है इसके अंदर आपके पास एक पोर्शन होता है क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स का, एक पोर्शन होता है आपके पास एनालिटिकल रीजनिंग का, बाकी आपके पास आता है सब्जेक्ट वाइज पोर्शन, सही है ना। तो क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स जो होती है ना, इसका मतलब है जनरल मैथमेटिक्स, बिजनेस मैथमेटिक्स, यानी कि हम आपको अपने जो कोर्स के अंदर चीज पढ़ा रहे ना, जिसमें आप क्वांटिटेटिव मैथ्स की क्लासेस भी देंगे। भाई आपको आपको पाकिस्तान के किसी भी महंगे बेकार, जितने भी महंगे तरीन इंस्टीट्यूट्स हैं ना, उनसे ज्यादा अच्छी फैसिलिटीज मेरे बैच में मिलेंगी, मैं वो गारंटी दे सकता हूं। तो भाई ये क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स में अपने बच्चों को वैसे ही प्रोवाइड करता हूं जो मेरे इंजीनियरिंग के और बिजनेस के बच्चे होते हैं, क्योंकि भाई क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स का मतलब क्या, बिजनेस मैथमेटिक्स। आपके पास जितनी भी जो बिजनेस मैथमेटिक्स होती है, दिस इज नोन एज द क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स, जनरल मैथमेटिक्स। इसके अलावा देन आता है एनालिटिकल रीजनिंग। एनालिटिकल रीजनिंग का मतलब होता है आईक्यू का पोर्शन। इसमें आईक्यू और इंग्लिश को मिला के पूछ लिया जाएगा कि भाई लेट्स सपोज हाशिम वेक अप इन द मॉर्निंग एंड देन ही ट्रैवल ऑन द ईस्ट साइड, देन 4 किलोमीटर ऑन द वेस्ट साइड। तो इस तरह कंटेंट ये कहलाते हैं एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस, आईक्यू टाइप के। फिर हमारे पास आते हैं सब्जेक्ट वाइज पोर्शन। सब्जेक्ट वाइज पोर्शन का मतलब क्या है कि भाई लेट्स सपोज अगर आपने एनटीएस कंप्यूटर साइंस का दिया है तो आपके टेस्ट के अंदर आएगा फिजिक्स कंप्यूटर, और आपने एनटीएस दिया है कंप्यूटर साइंस का तो आपके टेस्ट के सब्जेक्ट्स होंगे, जो सब्जेक्ट वाइज पोर्शन होगा ना उसमें आएगा फिजिक्स कंप्यूटर और मैथमेटिक्स। अगर आप लेट्स सपोज प्री मेडिकल का एनटीएस दे रहे हो तो उसमें फिर आपके पास आएगा फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। अगर आप प्री इंजीनियरिंग का एनटीएस दोगे तो उसके अंदर आपके पास आएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का पोर्शन। अच्छा, एनटीएस का जो टोटल नंबर्स होते हैं ना, एनटीएस का जो आपके टोटल एमसीक्यूज होते हैं 90 एमसीक्यूज आते हैं एनटीएस के अंदर। क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स के होते हैं 30 एमसीक्यूज, एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर इंग्लिश और आईक्यू मिक्स होती है, इसके होते हैं 30 एमसीक्यूज, और सब्जेक्ट वाइज पोर्शन जो होता है इसमें भी 30 एमसीक्यूज होते हैं, 10 फिजिक्स के, 10 मैथ्स के, 10 केमिस्ट्री या कंप्यूटर के, सही है। तो टोटल एमसीक्यूज होते हैं 90, मगर जो मार्क्स निकाले जाते हैं वो 100 के रेफरेंस से निकाले जाते हैं, तभी वो परसेंटाइल आपका बन रहा होता है, सही है ना। तो एनटीएस का जो टेस्ट पैटर्न होता है वो क्या होता है, आपके पास क्वांटिटेटिव मैथ्स आएगी यानी कि जनरल मैथमेटिक्स, इसके होंगे 30 एमसीक्यूज, क्वांटिटेटिव मैथ्स के यानी कि बिजनेस मैथ्स के 30 एमसीक्यूज होंगे। फिर आपके पास आएगी एनालिटिकल रीजनिंग, इसके अंदर आईक्यू और इंग्लिश मिक्स होती है तो इसके होंगे 30 एमसीक्यूज, सही है। देन आपके पास सब्जेक्ट वाइज पोर्शन होगा। सब्जेक्ट वाइज पोर्शन का मतलब ये कि डिपेंडिंग ऑन योर इंटरमीडिएट और द ए लेवल जो आपने एनटीएस को उठाया है, यानी कि अगर आपने प्री इंजीनियरिंग का एनटीएस दिया है तो आपके टेस्ट में फिर सब्जेक्ट वाइज पोर्शन में 30 एमसीक्यूज होंगे, फिजिक्स के, मैथ्स के और केमिस्ट्री के। अगर कंप्यूटर साइंस का एनटीएस दे रहे हो तो वहां पे फिजिक्स होगी, मैथ्स होगी, कंप्यूटर होगी। अगर प्री मेडिकल का दे रहे हो तो वहां पे आपके पास होगी फिजिक्स, फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। अच्छा, एक क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे डिफाइन करना चाहूंगा, मुझे बहुत अच्छा चीज याद आ गई। वो क्वेश्चन ये था कि सर हमारे पेपर के अंदर सर वो केमिस्ट्री आएगी कंप्यूटर आएगी। वो मैं इन उन यूनिवर्सिटीज की बात करूं जहां पे केमिस्ट्री कंप्यूटर इन्वॉल्व होती है, जैसे नस्ट में नहीं होती, फास्ट में नहीं होती, मगर एनईडी हो गई, मेरान हो गई आपके पास, सिमिलरली यूईटी हो गई, सिमिलरली आपके पास यहाँ पे केमिस्ट्री या कंप्यूटर का पोर्शन भी होता है। जीआईकेआई के अंदर केमिस्ट्री कंप्यूटर नहीं आती बेटा, आपके पास फास्ट में नहीं आती, नस्ट में नहीं आती, आईबी में नहीं आएगी, लम्स में नहीं आएगी, सही है ना। टॉप यूनिवर्सिटीज में नहीं आ रही होती, मगर जो दूसरी टॉप यूनिवर्सिटीज है वहां पे आती है। एनटीएस में भी आती है, एनईडी में आती है, मेरान में आती है, यूईटी के अंदर आती है, सही है ना, प्याज में भी आती है। तो भाई बहुत सारे बच्चे मेरे पास एक क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हमारे टेस्ट में केमिस्ट्री आएगी कंप्यूटर आएगी। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता। देखो, हमेशा याद रखिएगा आपका जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है ना, ये हमेशा डिपेंड करता है आपके इंटर या ए लेवल्स के ऊपर। अगर आपने अपने इंटर के अंदर या ए लेवल्स के अंदर केमिस्ट्री पढ़ी है तो बेटा आपके एप्टीट्यूड टेस्ट में भी केमिस्ट्री का पोर्शन आएगा। अगर आपने अपने इंटर या ए लेवल्स के अंदर कंप्यूटर पढ़ी है तो आपके टेस्ट में भी कंप्यूटर का पोर्शन आएगा। तो भैया मेरे पास अक्सर एक क्वेश्चन आता है, सर वो मैंने जो है ना अगले साल सर मैंने जो है ना कंप्यूटर साइंस के अंदर एडमिशन लेना है, तो सर मेरे टेस्ट में कंप्यूटर का पोर्शन आएगा ना, मैंने पढ़ी तो केमिस्ट्री थी पहले। या फिर मेरे पास अक्सर बच्चों का एक क्वेश्चन आता है कि सर मैंने वो केमिकल इंजीनियरिंग में जाना है, मैंने इंटर या ए लेवल्स के अंदर कंप्यूटर पढ़ी थी तो मेरे टेस्ट में कंप्यूटर आएगा, केमिस्ट्री आएगा। तो याद रखिएगा आपने इंटर या ए लेवल्स में अगर केमिस्ट्री पढ़ी है तो आपके एप्टीट्यूड टेस्ट में केमिस्ट्री होगी। अगर आपने इंटर या ए लेवल्स के अंदर कंप्यूटर पढ़ी हुई है तो आपके टेस्ट के अंदर भी कंप्यूटर का पोर्शन आएगा। अच्छा, इसके अलावा मैंने बता दिया यूईटी के एडमिशन की डेडलाइन, यूईटी के एडमिशन आपके पास मार्च में आ रहे हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट टेस्ट की जो डेट्स है ना मैंने ऑलरेडी एक दफा डिफाइन कर दी है, दोबारा जल्दी से गो थ्रू कर देता हूं। आईबीए का जो पहला राउंड आ रहा है फरवरी में आ रहा है, नस का जो नेट नंबर 2 है फरवरी के अंदर, नेट नंबर 3 मार्च अप्रैल के अंदर है, नेट नंबर 4 आपके पास जून के अंदर है, सही है। फास्ट यूनिवर्सिटी का टेस्ट जुलाई के अंदर होगा, जुलाई के स्टार्ट में। एनईडी का राउंड नंबर 1 मई में आ रहा है, दूसरा राउंड आपके पास आएगा जून के एंड के अंदर। यूईटी का जो पहला राउंड है अनाउंस हो चुका है, मार्च के अंदर है, दूसरा राउंड आपके पास जून के अंदर होगा। मेरान यूनिवर्सिटी का पहला राउंड आपके पास आ रहा है मई के अंदर, दूसरा राउंड आपके पास होगा जून के अंदर। इसके अलावा अगर मैं बात करूं किसकी, इसके अलावा मैं प्यास की बात करूं, प्यास का पहला राउंड आ रहा है फरवरी में, दूसरा राउंड आपके पास होगा तकरीबन मार्च अप्रैल के अंदर, तीसरा राउंड
आपके पास होगा जून के अंदर। जीआईकेआई की टेस्ट की डेट होती है जून के एंड जुलाई के स्टार्ट के अंदर, सही है। ये पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज हो गई जिनके एडमिशन मैंने आपको डिफाइन कर दिया, आईओबीएम वगैरह। इसके अलावा आईओबीएम के भी दो राउंड होते हैं। पहला राउंड आपके पास आएगा ये मार्च के स्टार्ट फरवरी एंड के अंदर, दूसरा राउंड आपके पास होगा जून के अंदर। ये टॉप की यूनिवर्सिटी होगी। केएसबीएल का भी सेम इस तरह का सिनेरियो होता है, सारे आईबीओ को कॉपी कर रहे होते हैं। तो टॉप की यूनिवर्सिटी होगी। बाकी कॉन्सेट्स के हो गए, कॉन्सेट्स के अंदर आप एनटीएस की बेसिस पे जा सकते हो। आप कोई भी एनटीएस का एग्जाम देते हो, आप कॉन्सेप्ट एडमिशन उसकी बेसिस पे ले सकते हो। उसकी भी टेस्ट आपके पास दो दफा आ रहे होते हैं। सेम गोज फॉर दी एयर यूनिवर्सिटी। एयर यूनिवर्सिटी का अगर आपने एनटीएस दिया हुआ है, एयर यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन वैसे मिल जाएगा। तो एनटीएस का देखो फायदा क्या होता है। एनटीएस का फायदा ये होता है कि पाकिस्तान में कुछ यूनिवर्सिटी एनटीएस को एक्सेप्ट करते हैं, जैसे फास्ट हो गई, कॉन्सेट्स हो गई, आपके पास एयर यूनिवर्सिटी हो गई। पंजाब की काफी हद तक यूनिवर्सिटी एनटीएस को एक्सेप्ट करती हैं, सही है ना। अच्छा, अब मेरे पास एक और क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि भाई सर वो फर्स्ट ईयर में परसेंटेज कम है तो क्या करें। तो भाई मैं इस क्वेश्चन को ऑलरेडी आंसर कर चुका हूं। अगर आपकी फर्स्ट ईयर के अंदर बेटा परसेंटेज कम है ना, तो रिमेंबर दिस थिंग, आपने कोशिश करनी है कि आप एप्टीट्यूड टेस्ट में मेहनत करो। क्योंकि आप जितना ज्यादा टेस्ट के ऊपर एफर्ट्स मारोगे, आप जितना ज्यादा टेस्ट के ऊपर मेहनत करोगे, तो याद रखिएगा उसका अल्टीमेटली आपको फायदा क्या मिलेगा। आप जितनी ज्यादा टेस्ट के ऊपर मेहनत करोगे, टेस्ट में अच्छा स्कोर करोगे, तो आपको आराम से एडमिशन मिल सकता है। आपकी फर्स्ट ईयर में 50 में परसेंटेज है, 60 के अंदर परसेंटेज है, कोई मतलब की बात नहीं है। आप एनईडी के अंदर, नस के अंदर, मेरान के अंदर, आईबी के अंदर, हर जगह के ऊपर आप एक अच्छी फील्ड में स्टिल एडमिशन सिक्योर कर सकते हो अगर आप टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करोगे। अच्छा, एक और क्वेश्चन है मेरे पास, बच्चों ने पूछा था सर एनईडी की सीट्स लिमिटेड होती है डिफरेंट बोर्ड्स के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है बेटा, जितनी भी गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटी होती है वहां पे कोटा होता है। अब एनईडी के अंदर ज्यादा जो सीट्स है वो कराची बोर्ड के बच्चों की है, जिस तरह मेरान में जो ज्यादा सीट्स है वो इंटीरियर सिंध के बोर्ड्स के बच्चों की है। यूईटी के अंदर जो ज्यादा सीट्स है वो पंजाब के डोमिसाइल होल्डर्स की है। तो भैया एनईडी के अंदर जो ज्यादा सीट्स हैं वो कराची बोर्ड इंटरमीडिएट के बच्चों की हैं। अगर आप ए लेवल्स बैकग्राउंड के हो तो आपकी सीट्स थोड़ी कम है, मगर कोई मसले की बात नहीं है। आपके पास फिर भी मोर देन इनफ सीट्स होती हैं। आप टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करोगे और आराम से एडमिशन सिक्योर कर सकते हो। एक चीज का ख्याल रखिएगा, एनईडी के अंदर आपके पास तीन तरह के ऑप्शन होते हैं। सिंपल रेगुलर रेगुलर सीट का, सेल्फ फाइनेंस का, स्पॉन्सर का। रेगुलर के ऊपर नॉर्मल आपकी जो परसेंटेज के ऊपर आपको एडमिशन मिलता है तो वहां पे मेरिट थोड़ा ज्यादा हाई होता है। देन सेल्फ फाइनेंस होता है, सेल्फ फाइनेंस में मेरिट थोड़ा सा कम होता है, मगर यहाँ पे फायदा क्या होता है, फायदा ये होता है कि भाई 7 लाख रुपए के अंदर एटलीस्ट आपको अच्छी फील्ड मिल सकती है, क्योंकि मेरिट थोड़ा कम होता है। लेट सपोज अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 85 के ऊपर क्लोज हुई है एनईडी में, तो सेल्फ फाइनेंस के ऊपर वो 82 पे क्लोज हुई भी होगी, सही है ना। सिमिलरली स्पॉन्सर के ऊपर, स्पॉन्सर पे सीट होती है 11 लाख रुपए की, तो 11 लाख रुपए आपको एक दफा सबमिट करवाने, सेल्फ फाइनेंस के 7 लाख रुपए आपको एक दफा सबमिट करवाने, बाकी पर नॉर्मल फीस आपको एडमिशन फीस वगैरह देनी होती है। ये हर जो भी गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटी होती है वहां पे ये सिनेरियो होता है कि वहां पे आपके पास जाहिर सी बात है पैसे बनाने होते हैं, तो वहां पे फिर आपके पास डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ एडमिशन होते हैं। तो भाई अगर आप स्पॉन्सर पे अप्लाई करते हो तो लेट सपोज अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रेगुलर के ऊपर 85 पे हुई है, सेल्फ पे 82 पे हुई है, तो स्पॉन्सर के ऊपर वो हो जाएगी 75 के ऊपर, 76 के ऊपर। इतना डिफरेंस हो जाता है, तो क्योंकि 11 लाख रुपए थोड़ी ज्यादा अमाउंट होती है ना बेटा। मगर अगेन उस पर भी आने आहिस्ता आहिस्ता कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सेल्फ फाइनेंस स्पॉन्सर के ऑप्शन पे जाते हैं, तो उस पर भी कंपटीशन होता है। अच्छा, एक और ऑप्शन मेरे पास ये आता है कि सर के एमडी कैट दोबारा देना चाहिए। तो भाई इसके ऊपर सर बिलाल जिया ने बहुत डिटेल वीडियो बनाई है, आप उनके यूट्यूब को गो थ्रू कर सकते हैं। फिजिक्स के मंजन को, उस पर उन्होंने बहुत डिटेल में इस बात को ऑलरेडी डिफाइन कर दिया था कि भाई एमडी कैट को दोबारा देना चाहिए। मेरे नजदीक आप बिल्कुल दें, अगर आपका वाकई में शौक है डॉक्टर बनने का। तो देखो दुनिया में जब तक आप अपने शौक को अचीव ना कर लो ना, नो वन कैन टेल यू, नो वन हैज अ राइट टू टेल यू कि भाई आपने ये करना है, आपने ये नहीं करना। ये आपको खाली मालूम होना चाहिए। अगर मुझे जिंदगी में पढ़ने का शौक था तो मैंने अपना मास्टर्स भी करूंगा, मुझे पढ़ने का शौक है मैं अपना पीएचडी भी करूंगा। लोग हंसते हैं तो हंसे भाई, किसी को ये तकलीफ होती है सर आप तो मैथ्स पढ़ाते हैं, आप क्यों अपना मास्टर्स कर रहे हैं। भाई मेरा शौक है, भाई जरूरी थोड़ी है कि वो चीज हो, भाई मेरा शौक है। लेट्स सपोज अगर आपका शौक एक ऐसी फील्ड में जाना है जो आपको पसंद है, उसमें लाजमी जाओ। मुझे शौक था इंजीनियरिंग मैनेजमेंट का, मुझे शौक था इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग का, आई रियली एंजॉयड, दैट्स द रीजन आई गॉट सक्सेसफुल इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। भाई मैंने एंजॉय किया उस चीज को। अगर आपको वाकई में लगता है कि एमबीबीएस करना आपका ड्रीम था, तो मैं लाजमी तौर पर रिकमेंड करूंगा गो फॉर इट। अगर आपकी ड्रीम नस्ट यूनिवर्सिटी में जाना है, मैं रिकमेंड करूंगा 2 दफा क्या 10 दफा टेस्ट दो, कोई मसले की बात नहीं है, एडमिशन सिक्योर करो। आपका अगर ड्रीम है फास्ट में जाना, 10 दफा एडमिशन दो, एडमिशन सिक्योर करो। मैं मशवरा देता हूं अपने बच्चे को। हाँ, मगर मैं फिर साथ में दूसरे फैक्टर्स की बात भी करता हूं कि भाई लेट सपोज आपने एक दफा टेस्ट दे दिया, अब आपका दिल भर गया, आपका दिल नहीं मान रहा, आप सिर्फ प्रेशर के अंदर टेस्ट देना चाह रहे हो, ये गलत कर रहे हो। आपको ये खुद से मालूम, अपने आप से सवाल करो, क्या आप वाकई में 1 साल का गैप ले पाओगे, या फिर उससे बेहतर ऑप्शन ये नहीं है कि इंजीनियरिंग साइड पे चले जाओ, या फार्मेसी पे चले जाओ, या डीपीटी पे चले जाओ। उनका भी बड़ा स्कोप है भाई। डीपीटी वाले मलेशिया नहीं होते यार, कौन कहते हैं, मैं तो कहता हूँ अच्छे लोग होते हैं भाई, मैं तो नहीं कह रहा उनको मलेशिया, सही है ना। तो फार्मेसी वालों को फार्मेसी मैं तो नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूँ अच्छे लोग होते हैं भाई। कहने का मकसद क्या है कि भाई आप देखो आपका शौक है बिल्कुल जाओ, नहीं शौक तो अपने आप को जबरदस्ती ना करो। खुदारा जबरदस्ती करने वाली चीज से कभी किसी का फायदा नहीं हुआ, किसी के ऊपर जबरदस्ती करो कोई फायदा नहीं होता भाई, लोग छोड़ जाते हैं, है ना। रियलिटी चेक दे रहा हूं, लोग छोड़ जाएंगे जबरदस्ती करने के ऊपर। खैर,
अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। सर एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? बेटा एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी का टेस्ट देना चाहते हो, वहां पे आपको टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा। टेस्ट क्लियर करने के लिए आपको जो है ना मेहनत करनी पड़ती है, और वो मेहनत करवाने के लिए मैं बैठा हूं कि भाई देखो मेरा जो न्यू बैच अभी स्टार्ट हो रहा है 7 फेब से। इस बैच की खास बात क्या है उसको मैं डिस्कस करवा देता हूं कि भाई इस बैच में आपका कंप्लीट कोर्स, चाहे आप ईकेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे बीकेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एमडीकेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप नस की तैयारी करो, नेट की, तो भाई आपका पूरा का पूरा कोर्स हम लोग लाइव क्लासेस के अंदर कवर करवाएंगे। यानी कि एक एक सब्जेक्ट, एक एक आपकी चीज, एक एक एग्जांपल, एक एक पास्ट पेपर आपका लाइव क्लासेस के अंदर कवर होगा। इन लाइव क्लासेस का फायदा क्या होता है? पाकिस्तान की टॉप 35 यूनिवर्सिटीज की प्रिपरेशन होगी। फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा ईकेट की तैयारी कर रहा है, आप किसी इंस्टीट्यूट के अंदर जाते हो, वो इंस्टीट्यूट आपसे कहता है इतनी सारी फैसिलिटीज अपनी गिनवाएगा जो कि इंतहाई बेकार होते हैं, उससे ज्यादा फैसिलिटीज मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, अपने बैच में भी आपको डिफाइन करूंगा। मैं आपको 4 फैसिलिटीज अपनी प्रोवाइड करूंगा जो कि कहीं और आपको नहीं मिलेंगी। पहले नंबर के ऊपर कि भाई आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हो, वो आपसे क्या कहते हैं, भाई एनईडी की तैयारी करनी है और दाऊद की तो 50,000 रुपए फीस है। तुमने नस्ट की, एनईडी की और फास्ट की तैयारी करनी है, 60,000 रुपए। अब कराची के अंदर ऐसे इंस्टीट्यूट मौजूद है जो इस तरह की फनकारी कर रहे होते हैं। या फिर एक और इंस्टीट्यूट है बड़ा मशहूर है, वो कहते हैं कि भैया अगर फिजिकल क्लासेस में आना है तो 60,000 रुपए लगेंगे, अगर ऑनलाइन क्लासेस में आना है तो लगेंगे भैया 25,000 रुपए, और अगर रिकॉर्डेड लेक्चर्स का कोर्स चाहिए तो लगेंगे बेटा 22,000 रुपए। मैंने सर पकड़ लिया अपना। भाई ऐसी कोई फनकारी नहीं होती हमारे पास। आपकी कंप्लीट एक एक चीज की तैयारी हम लोग लाइव क्लासेस में कवर करवाते हैं। ईच एंड एवरीथिंग इज कवर्ड देयर। यहां पे आपकी पाकिस्तान की टॉप की तमाम यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन होगी। यानी कि चाहे वो नस्ट हो, चाहे वो फास्ट हो, चाहे वो एनईडी हो, चाहे वो यूईटी हो, चाहे वो प्याल हो, चाहे वो जीआईके हो, चाहे वो कॉमसेट हो, चाहे वो लम्स हो, चाहे वो आईबी हो। यानी कि आपकी ईकेट की और बीकेट की दोनों की क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। आपकी दोनों की तैयारी बहुत डिटेल के अंदर होगी। आपकी तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स आपको लाइव क्लासेस में पढ़ाए जाएंगे। आपके जो सब्जेक्ट्स होंगे, आपके तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स आपको लाइव क्लासेस के अंदर पढ़ाए जाएंगे। जहन में क्वेश्चन आता है, सर ये जो सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे ये कौन पढ़ाएगा? सर वो हमने देखा है कि भाई एक बंदा है, वही बंदा फिजिक्स पढ़ाता है, केमिस्ट्री पढ़ाता है, कंप्यूटर पढ़ाता है, इंग्लिश पढ़ाता है, वो तो सर अजीब ही हरकतें कर रहा होता है। भाई वो फजूल लोग हैं, मैं पहले आपको बता देता हूं। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि एक बंदा हर चीज पढ़ा ले। एक बंदा पॉसिबल नहीं है बेटा कि भाई एक बंदा सुबह फिजिक्स पढ़ाए, शाम में केमिस्ट्री पढ़ाए, इंग्लिश पढ़ाए। इसको कहते हैं ऑलराउंडर। ऑलराउंडर बेटा आपका सिर्फ सत्यानाश कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता। तो भाई व्हाट वी आर ऑफरिंग दिस सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट टीचर्स। मेरे पास मेरी फैकल्टी के अंदर पाकिस्तान के टॉप के इंजीनियर्स, पाकिस्तान के टॉप के डॉक्टर्स, पाकिस्तान के टॉप के सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट टीचर्स होते हैं। आई कैन शो यू द बेसिक रिक्वायरमेंट, द बेसिक एजुकेशनल बैकग्राउंड ऑफ दोस टीचर्स कि मेरे पास टीचर्स कौन से हैं। द फर्स्ट ऑफ ऑल, my name is Engineer Mohammad Hashim Zia. What I have done in my life, it's already written here. I have managed supply chains of different global companies. I have managed supply chains of the pharmaceutical companies. I have a degree from the US. I have a degree from the Pakistan. I know how to teach. I know किस तरीके से कॉर्पोरेट सेक्टर वर्क करता है। आई नो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एप्टीट्यूड साइड। आई नो कि किस तरीके से बच्चे का फ्यूचर इंपॉर्टेंट है एप्टीट्यूड के अंदर। रिमेंबर दिस थिंग, एप्टीट्यूड टीचर वो नहीं होता खुदारा जो इंटर का टीचर होता है। इंटर की टीचर की क्वालिफिकेशन ये होती है उसने बीएस एमएस करा हुआ एक सब्जेक्ट के अंदर, वो आपके पास आके पढ़ा रहे हैं। मैं अक्सर देखता हूं भाई आपके पास कभी भी, आप किसी के पास भी एप्टीट्यूड पढ़ने के लिए जाओ, उससे सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछो, भाई तुमने कहीं पे जॉब करी है एप्टीट्यूड की? तुमने कहीं पे कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करी है? तुम्हें क्या पता इस पर दुनिया के ट्रेंड्स के चलने? तुम्हें क्या पता डेटा साइंस क्या है? तुम्हें क्या पता डीप सिंक का फ्लॉस क्या है? तुम्हें क्या पता एलएलएम का मॉडल क्या है? पूछो ना जाके किसी बंदे से। आपको जो बंदा एप्टीट्यूड की तैयारी करवा रहा है उससे पूछो कि भाई तुम्हारा क्या नॉलेज है प्रोफेशनल सेक्टर के ऊपर, तुम्हारी क्या नॉलेज है प्रोफेशनल साइड के ऊपर। अगर कोई बंदा ये कहता है ना कि भाई इसका ताल्लुक क्या है प्रोफेशनल साइड के ऊपर, भाई बहुत बड़ा ताल्लुक है। एप्टीट्यूड के टेस्ट को जब आप क्लियर करते हो फिर आप प्रोफेशनल वर्ल्ड में जा रहे हो ना। आप यूनिवर्सिटी लाइफ क्या है, यूनिवर्सिटी लाइफ में जाके आप इंटर्नशिप्स भी करोगे, आप जाके कॉर्पोरेट साइड पे भी जॉब करने के लिए जाओगे। तो भाई जो बंदा आपको एप्टीट्यूड पढ़ा रहा है उसकी अपनी नॉलेज क्या है, वो आपको कैसे गाइड करेगा? आप ये खुद सोचो। खुदारा ये चीज ध्यान में रखिएगा, एप्टीट्यूड इज समथिंग जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाओ ना, वहां जाके लाजमी तौर पे पूछो कि भाई आपके टीचर्स की क्वालिफिकेशन क्या, उन्होंने कभी जिंदगी में कॉर्पोरेट सेक्टर जॉब करी है नहीं करी है। सेकंड नंबर के ऊपर द इंजीनियर मोहम्मद बिलाल जिया, हाफिज मोहम्मद बिलाल जिया, he was the डिप्टी मैनेजर ऑफ पाकिस्तान लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक कंपनी। डिप्टी मैनेजर थे वो उसके अंदर के इलेक्ट्रिक के अंदर, एंड देन खुद रिटायरमेंट होने ली। वो बड़े मशहूर फिजिक्स के टीचर है, लास्ट 17 ईयर्स में टीचिंग कर रहे हैं फिजिक्स की। कई फिजिक्स की किताबें लिखी हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के लिए पढ़ाया। बट नाउ वी बोथ आर फोकसिंग ऑन आवर ओन ब्रांड, वी बोथ आर फोकसिंग ऑन आवर ओन ब्रांड बिल्डिंग, एंड वी आर फोकसिंग ऑल दोस थिंग्स जो कि किसी कोई इंस्टीट्यूट आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता। इसके अलावा मेरे पास सर इंजीनियर साहब वकार हैं जो कि अगेन एक कंप्यूटर इंजीनियर है मगर केमिस्ट्री का हत्तुल इम्कान शौक रखते हैं। भाई
भाई इंजीनियरिंग लाइफ इज ऑल अबाउट केमिस्ट्री एंड कंप्यूटर, याद रखिएगा। उसके पीछे रीजन है कि भाई केमिस्ट्री की बेसिक्स के ऊपर पूरी की पूरी इंजीनियरिंग लाइफ डिपेंड कर रही होती है। सर साद बकार इज अ वेरी रिनोन टीचर, ही हैज टॉट ई कैट एमडी कैट साइड इन अ नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट्स। अब वो अपने हमारे लिए सिर्फ पढ़ाते हैं। इसके अलावा सर उमैर हैं, सर शाफे। हमारे पास बायोलॉजी के जो मेन इंस्ट्रक्टर हैं, जो बायोलॉजी के हमारे हेड ऑफ प्रोग्राम है, उनका नाम है सर डॉक्टर शाफे। ही इज द पीएमडीसी पाकिस्तान मेडिकल डेंटल कॉर्पोरेशन सर्टिफाइड एमबीबीएस डॉक्टर। और वो हमारे पास बैठ के हमारे जो जितने भी हमारे ये एमडी कैट के बैचेस होते हैं उनको हेड करते हैं सर बिलाल जिया के साथ। और वो तमाम के तमाम हमारे जो बैचेस होते हैं उसके अंदर वो खुद भी एमडी कैट की बायोलॉजी पढ़ाते हैं। इसके अलावा हमारे दूसरी टीम मेंबर्स भी पढ़ा रहे होते हैं, मगर मेन टीचर हमारे सर शाफे होते हैं। इसके अलावा सर साथ जो कंप्यूटर के हमारे एक और हैं, ये ओरेकल के सर्टिफाइड इंजीनियर है। कभी जाके सर्च करिएगा बेटा ओरेकल क्या है, दुनिया की सबसे बड़ी ईआरपी की कंपनी है। इसके अंदर इन्होंने पर्टिकुलरली अपना काम किया और भी रिसेंटली रेजिग्नेशन देके भी हमारे साथ फुल टाइम के ऊपर ज्वाइन हो चुके हैं माशाल्लाह से। इसके अलावा अब सर अब्दुल वहाब भी हैं, सर अरसान मुस्तफा अगेन इज आल्सो एन इंजीनियर, ही इज अ वेरी फेमस इंजीनियर। अब तो खैर ये जीएसके के अंदर होते हैं, जहां पे मैं पहले होता था, अभी जीएसके के अंदर माशाल्लाह से होते हैं। सो ही इज अ वेरी ग्रेट इंजीनियर एंड ही इज आल्सो मैनेजेस एडमिन थिंग्स, तो बड़े बेहतरीन टीचर। इसके अलावा सर काशिम अनीस होते हैं। सर काशिम अनीस हैज स्कोर्ड द पोजीशन इन द बोर्ड एग्जाम्स अपने टाइम के ऊपर, और अगेन ये मैकेनिकल इंजीनियर है। मिस जोहा जैन होती है मेरे पास। हमारे पास जो इंग्लिश के टीचर होते हैं, इंग्लिश के अंदर मेरे पास एक और टीचर मिस जोहा जैन, शी इज अ वेरी वंडरफुल लेडी। शी इज अ ग्रेजुएट ऑफ आईबीए, शी हैज टॉट थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ आईबीए लम्स डिजिटल सेट। और ये माशाल्लाह से बहुत सक्सेसफुल लेडी भी है। इन्होंने माशाल्लाह से भी रिसेंटली कहाँ पे ऑस्ट्रेलिया घूमने गई भी थी, और ये पाकिस्तान की एक बड़ी मशहूर फर्म है, वहां पे ये डिप्टी डायरेक्टर है, डिप्टी मैनेजर, बल्कि डिप्टी मैनेजर है, डीएम है, सही है ना। अच्छा सर जैन मेरे एक और टीचर हैं इंग्लिश के, ये ए लेवल्स के बड़े मशहूर टीचर हैं भाई, ये भी मेरे को पढ़ा रहे होते हैं। इसके अलावा सर नमीर मेरे केमिस्ट्री के एक और बड़े फेमस टीचर हैं। सर नमीर जो है करंटली अपना मास्टर्स कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा से न्यूक्लियर इंजीनियरिंग के अंदर। ही इज अ केमिकल इंजीनियर बाय द वे, और ये करंटली अपना मास्टर्स कंप्लीट कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा से न्यूक्लियर इंजीनियरिंग के अंदर। तो ये आजकल जरा इटली गए हुए, मगर ये हमारे पास पढ़ाते रहे और ये अभी भी पढ़ा रहे होते हैं। कभी भी बैचेस के अंदर मुझे नीड पड़ती है तो सर नमीर नमीर भाई मेरे पास अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा हमारे पास ताहिर अली है, ही इज अगेन कंप्यूटर सर्टिफाइड इंजीनियर, ही इज अवेलेबल फॉर द कंप्यूटर टीचिंग्स। ये मेरे पास एक और टीम मेंबर है। इसके अलावा अब्दुल मोइज हैं, अब्दुल मोइज आल्सो मैकेनिकल इंजीनियर, ही इज टीचिंग फिजिक्स साइड। इसके अलावा फातिमा फैसल भी हैं, तला सलीम भी हैं, इसके अलावा बिलाल अशरफ भी रहे हैं हमारे पास, और बेतहाशा टीचर्स हमारे पास अवेलेबल रहे हैं। तो भाई ये फैकल्टी है जो मैं अपने बच्चों को ऑफर करता हूँ, ये पाकिस्तान की टॉप की फैकल्टी है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को ऑफर करता हूँ। मगर ये तमाम के तमाम सब्जेक्ट आपको एक प्रॉपर क्वालिफाइड फैकल्टी पढ़ाएगी, आपको समझ में आएंगे, आपको एक एक चीज बहुत बेसिक लेवल से लेके चली जाएगी। सेकंड नंबर के ऊपर जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऑफर करता हूं कि भाई मेरे पास इसके अलावा बेतहाशा डाउट टीचर्स होते हैं। डाउट टीचर्स का मतलब क्या होता है कि भाई लेट सपोज मैंने आपकी मेन क्लास ली, मेरी मेन क्लास एंड हो गई, मैंने उस मेन क्लास के अंदर आपको कंप्लीट टॉपिक को एक्सप्लेन कर दिया, पढ़ा दिया। अब जो मेरा शागिर्द है ना, उसको क्या करना है भैया, उसको करना है मजीद पढ़ना है। मेरा जो शागिर्द है ना, उसको चाहिए भैया और मजा, उसको चाहिए कि भाई अगर उसके प्रैक्टिस मटेरियल के अंदर कोई प्रॉब्लम है उसको वो सॉल्व करवानी है। तो उसके लिए भी हमारे डाउट टीचर्स होते हैं। वो डाउट टीचर्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भी रिस्पॉन्स करते हैं। इसके अलावा आपकी जो लाइव क्लास होती है डाउट्स की, वहां पे भी आपके रिस्पॉन्सेज आपको कन्वे किए जाते हैं। अच्छा, तीसरे नंबर के ऊपर जो चीज मैं सबसे ज्यादा बेहतरीन ऑफर करता हूं, आपके प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होते हैं। ना सिर्फ आपके एफएलपीस कंडक्ट होते हैं यानी कि फुल लेंथ पेपर, बल्कि आपके चैप्टर वाइज टेस्ट, जो चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा अगले 2 हफ्ते के अंदर उसका टेस्ट कंडक्ट होगा। चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो बीबीए मैथ्स हो, चाहे वो बीबीए इंग्लिश हो, सो ऑन। तो यानी कि बेटा आपको हर चीज डिटेल में पढ़ाई जाती है, आपके पास एक एक चीज आपको उसके टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर कि भाई जो भी प्रैक्टिस मटेरियल होता है, वो तमाम का तमाम प्रैक्टिस मटेरियल हम खुद आपको प्रोवाइड करेंगे। प्रैक्टिस मटेरियल हम आपको खुद प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा जितने पास पेपर्स होंगे वो खुद हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तमाम के तमाम यूनिवर्सिटीज के पेपर्स मैं नॉर्मली क्लासेस के अंदर सॉल्व करवाता हूं, और अपने तमाम टीचर्स को हिदायत दी हुई कि आपने क्लासेस के अंदर ही सॉल्व करवाना है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो हम सबसे इंपॉर्टेंट हमारा फीचर आपको कहीं नहीं मिलेगा, टॉपिकल पास पेपर्स विद वीडियो सॉल्यूशन। यानी कि आपको हर चैप्टर के टॉपिकल पास पेपर्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने सीक्वेंस सीरीज आपको पढ़ाया, अब ये सीक्वेंस सीरीज नस्ट में, एनईडी में, फास्ट में, यूईटी में, कॉन्सेप्ट्स में, जीआईकेआई में, आईबी में कितनी दफा आया, किस तरह से आया, उसके प्रॉपर्ली आपको पेपर्स मिलेंगे विद सॉल्यूशन एंड देन विद वीडियो सॉल्यूशन एज वेल। आपके जो भी टेस्ट कंडक्ट होंगे उसका भी आपको वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। जो ग्रैंड टेस्ट कंडक्ट होंगे उसको भी वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और तमाम की तमाम चीजें लाइव क्लासेस के अंदर कवर होंगी यहाँ पे। अच्छा, मेरे पास एक क्वेश्चन आता है, सर क्या सेशन रिकॉर्डेड होगा? बेटा अगर सेशन रिकॉर्डेड होता ना तो फिर इसका फायदा नहीं है ना, फिर तो बेकार चीज है। अगर कोई बंदा आपको रिकॉर्डेड सेशन अपना भेज रहा है ना, वो इंतहाई बेकार और घटिया काम कर रहे हैं। ऐसे लोग इंतहाई बेकार काम आपके साथ कर रहे हैं। भाई आपका सेशन रिकॉर्डेड नहीं होगा तो ओपनली सी बात है, लाइव क्लासेस होंगी, एक ही चीज लाइव क्लासेस में कवर करवाई जाएगी। जो भी लाइव क्लास आपकी होगी आपको उसकी रिकॉर्डिंग बिल्कुल मिलेगी। जो भी लाइव क्लास होगी आपको उसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी। हाँ, मैं एक फीचर और प्रोवाइड करता हूं अपने बच्चों को कि बेटा देखो,
आपको कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग भी पोर्टल के ऊपर मिलेगी। यानी कि जो पूरा का पूरा कोर्स है ना, उसकी रिकॉर्डिंग भी हम आपको पहले से प्रोवाइड कर देंगे। यानी कि हम जो भी कोर्स आपको लाइव क्लासेस में पढ़ाएंगे, हम उसकी रिकॉर्डिंग जो मेरे पुराने बैचेस की होंगी, मैं आपको वो भी प्रोवाइड कर दूंगा, कि अगर इनकेस किसी बच्चे को खुद से कोई चीज पढ़नी है ना, तो वो उसको आराम से पढ़ ले, कोई मसला थोड़ी है भाई, आपने पढ़नी है, मोर देन इंपॉर्टेंट है यार, कोई मसले की बात नहीं है। याद रखिएगा, एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। एप्टीट्यूड में टाइम को मैनेज करना असल चीज है। ये टाइम किलिंग टैक्टिक्स जो होती है ना, एज ए टीचर हम आपको सिखाते हैं। एज एन एप्टीट्यूड टीचर मैं आपको सिखाऊंगा किस तरीके से आपने प्रेशर को हैंडल करना है, किस तरीके से आपने अपने टाइम को किल करना है, किस तरीके से आपने कोशिश ये करनी है कि ज्यादा से ज्यादा आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है मिनिमम पॉसिबल टाइम के अंदर, किस तरीके से आपने अपने हवासों पे काबू रखना है। ये वो तमाम शॉर्टकट्स होती हैं, इनको हमने ख्याल रखना है। इसके अलावा कैलकुलेटर चूंकि अलाउ नहीं है, तो कैलकुलेटर के बगैर जितनी मैथ सॉल्विंग होगी, वो सारी की सारी चीजें हमने आपको सिखानी है। तो ये तमाम चीजें आपको क्लासेस में मिलेंगी। इन्हीं तमाम बातों को मैंने अभी बहुत डिटेल में लिखा हुआ है कि भाई देखो, इस सेशन का फायदा क्या है, पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन होगी। अच्छा, मेरे पास एक क्वेश्चन जो आता है ना, वो ये आता है कि सर ये कोर्स आपका एंड कब होगा। मेरे प्यारे बेटे, मैं ओपनली आपसे बात कह देता हूं कि भैया, आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाओगे ना, किसी बेकार एकेडमी में जाओगे, किसी यूट्यूब पे जाओगे, वो बोलेंगे भैया 2 महीने की फीस है, ये फीस जो आप दे रहे हो 3 महीने की है। मैं ऐसे बात नहीं कर रहा। मैं आपसे कहता हूं कि भाई, आपका जो कोर्स है ना, ये कंप्लीट कोर्स आपका 2 मंथ्स में कवर हो जाएगा। इधर इफ यू आर अप्लाइंग फॉर द एनईटी एग्जाम, नस्ट एग्जाम, नस्ट का नेट 3 फास्ट 2 कॉम्पिटेंट, आप जिसके भी अप्लाई कर रहे हो, आपका जो मार्च में एग्जाम है, अप्रैल में एग्जाम है, हम उससे पहले आपका जो टेस्ट सिलेबस है, हम आपका उससे पहले कोर्स कवर अप करवा देंगे विद इन 2 मंथ्स के। मगर हम आपको फिर एक चीज ऑफर कर रहे हैं, और वो ऑफर क्या कर रहे हैं कि भाई, आपकी मल्टीपल लाइव क्लासेस फिर भी होती रहेंगी। यानी कि भैया, इसके बाद भी जो मेरा बैच चल रहा होगा, आपके पास ये ऑप्शन होगा कि आप उन बैच के बच्चों के साथ क्लासेस को ले सकते हो। आपने कोई टॉपिक लाइव क्लास में मिस कर दिया, आप उसको वहां पे बैठ के ले सकते हो। सबसे को क्या दे रहे हैं, सबसे बड़ा फायदा जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, ये प्रोवाइड कर रहा हूं कि भाई, आपका जब कोर्स एक दफा 2 मंथ्स के अंदर कवर अप हो जाएगा, विद इन 3 मंथ्स के अंदर, 2 मंथ्स में जब कवर अप हो जाएगा, उसके बाद मल्टीपल टाइम आपको लाइव क्लासेस के अंदर वो कोर्स दोबारा कवर अप करवाया जाएगा। ताकि फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चे ने नस के नेट 2 के लिए, नेट 3 के लिए कोर्स कवर किया, अब वो नस का नेट नंबर 4 दे रहा है जो कि जून के अंदर है, या फिर अगर आप फास्ट का टेस्ट दे रहे हो जो कि जून जुलाई के अंदर है, अब वो दोबारा से कोई चैप्टर रिवाइज करना चाह रहा है, कोई टॉपिक रिवाइज करना चाह रहा है, कोर्स रिवाइज करना चाह रहा है, तो भैया आप दोबारा से कोर्स को रिवाइज कर सकते हो। मल्टीपल टाइम आपकी लाइव क्लासेस के अंदर आपका कोर्स कवर करवाया जाएगा। तो इन्हीं तमाम बातों को मैंने अभी प्रॉपर्ली डिटेल में लिखा हुआ है कि भाई, आपकी कंप्लीट कोर्स की जो फीस होती है, अच्छा इसको बाद में आएंगे, इसको अभी सिमिलरली यहाँ पे हम लोगों ने तमाम बातों को लिखा हुआ है कि भाई, आपकी प्रॉपर्ली लाइव सेशंस होंगे, और आपको जो भी लाइव क्लास होगी उसकी रिकॉर्डिंग भी दी जाएगी। यानी कि आपके प्रॉपर्ली लाइव क्लासेस में कंप्लीट कोर्स कवर करवाया जाएगा, और जो भी लाइव क्लास होगी उसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी। कंप्लीट कोर्स के आपको टॉपिकल पास्ट पेपर्स दिए जाएंगे विद सॉल्यूशन, वीकली टेस्ट होंगे उनके पास्ट पेपर्स के जरिए। इसके अलावा आपके प्रॉपर्ली डाउट ग्रुप्स होंगे, जहां पे अपने क्वेश्चंस को आप पूछ सकते हो, और यूजुअली आपके पास मेरे जितने एक्स स्टूडेंट्स होते हैं जो पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज में बैठे हुए, वो आपके डाउट्स को सॉल्व करवा रहे होते हैं, रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं। आपको तमाम नोट्स और मटेरियल हम लोग प्रोवाइड करेंगे। रिकॉर्डेड क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी अगर आपकी क्लास मिस हो जाती है। इसके अलावा कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड की जाएगी। क्या है कि भाई, कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग भी आपको दी जाएगी। यानी कि भाई, अगर लेट सपोज इफ एनीवन वांट्स टू लर्न बियॉन्ड द डेली लेक्चर, यानी कि फॉर एग्जांपल, अगर मैं इंटीग्रेशन पढ़ा रहा हूं, किसी बच्चे को जो है ना पढ़ना है डेरिवेटिव्स, मैं इंटीग्रेशन पढ़ा रहा हूं, किसी को लिमिट्स पढ़ना है, तो भाई आपके पास पूरे कोर्स की रिकॉर्डिंग भी आपके पोर्टल के ऊपर मौजूद होगी। अच्छा, क्लासेस लेने का हमारा तरीकेकार क्या होता है, वो भी एक्सप्लेन कर देता हूं कि देखो, हमारी जो क्लासेस होती है बेटा, ये क्लासेस आपकी होंगी लाइव क्लासेस जूम के ऊपर। आपकी प्रॉपर्ली लाइव क्लासेस कहां पर होंगी, जूम के ऊपर। जब आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो, तो रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद हम आपकी आईडी को पोर्टल्स के ऊपर ऐड करते हैं, जूम का एक्सेस प्रोवाइड करते हैं। आपकी जितनी भी लाइव क्लासेस होंगी वो जूम के ऊपर होंगी। तो जो भी लाइव क्लास से रिकॉर्डिंग होगी, वो आपको पोर्टल के थ्रू मिलेगी। आपकी जो भी लाइव क्लास होगी, वो जूम एक एप्लीकेशन है, आपने खाली उसको डाउनलोड करना होगा, उस पर अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। हम उस अकाउंट को अपने पास लिंक कर देंगे, मेंशन कर देंगे आपकी ईमेल आईडी को। तो फिर आपकी जो भी लाइव क्लास होगी, वो होगी जूम के ऊपर। आपको उसका लाइव क्लास का जो लिंक होगा, आपको आपके पोर्टल्स के ऊपर ग्रुप्स के थ्रू दिया जाएगा, और आपके पास जो भी कोर्स की हमारी रिकॉर्डिंग होगी, वो हमारी पोर्टल्स के ऊपर मौजूद होगी। तो जो बच्चा रजिस्टर होगा, उसकी ईमेल आईडी के ऊपर वो पर्टिकुलर पोर्टल खाली वो एक्सेस कर सकता है, किसी और ईमेल आईडी से एक्सेस नहीं कर सकता। इसके अलावा हर चीज यहां पे मैंने बताई हुई कि स्मार्ट स्टडी टेक्निक्स होंगी, कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन होगी, डेली लेक्चर्स पीडीएफ नोट्स होंगे, पास पेपर्स एमसीक्यूज की प्रिपरेशन होगी, चैप्टर वाइज असाइनमेंट्स होंगे, टेस्ट सेशन और टेस्ट पैटर्न होंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, क्वार्टरली, हाफ और फुल बुक के टेस्ट होंगे, इंडिविजुअल अटेंशन दी जाएगी हर बच्चे के ऊपर। इसके अलावा भाई, सबसे खास बात हम पे चूज करने के लिए कि भाई, लाइव क्लासेस आपकी तमाम की तमाम हो रही होंगी, तमाम की तमाम चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी, ईच एंड एवरीथिंग इज गिवन देयर। अच्छा, अब देखो, मैंने यहाँ पे काफी सारी बातों को डिस्कस कर दिया। अब एक क्वेश्चन जो अक्सर बच्चों के जहन में आता है
कि सर इनका शेड्यूल क्या है। अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं सर क्लासेस का शेड्यूल क्या होगा, इसको जरा डिफाइन करना, क्लासेस का शेड्यूल क्या होगा। तो भाई मैं आपको टेंटेटिव शेड्यूल बताऊंगा, मैं फाइनल शेड्यूल जब आप क्लासेस के अंदर एनरोल्ड होगे तो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। टेंटेटिव शेड्यूल का मतलब क्या होता है, 99% आपका वही शेड्यूल फॉलो होगा, मगर जाहिर सी बात है भी जो ग्रुप में जब बच्चे आते हैं, जब वो फरमाइश करते हैं, तो उनके हिसाब से मैं शेड्यूल्स को आगे पीछे भी कर रहा होता हूँ। एक चीज का आपने ख्याल रखना है कि भाई जब आप एप्टीट्यूड की तैयारी करने के लिए बैठ रहे हो ना, तो एप्टीट्यूड ऐसा चीज नहीं है कि जो आपको एक दिन में मिल जाएगा, एक दिन में कवर हो जाएगा। एप्टीट्यूड की तैयारी बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव वे में कवर अप करनी होती है। तो भाई अगर आप हफ्ते में 4 दिन अपने ए लेवल को दे रहे हो, हफ्ते में 4 दिन अगर आप अपने इंटर को दे रहे हो, तो खुदा 2 दिन कम से कम एप्टीट्यूड साइड को लाजमी तौर पर दो। अक्सर बच्चे क्या कहते हैं, सर वो मेरा तो मॉर्निंग भी भरा हुआ है, मेरा तो सर वो इवनिंग में भी कोचिंग जा रहा हूं, यहां पे भी जा रहा हूं। तो भाई आप अकेले नहीं हो, आपके साथ हजारों बच्चा ऐसा है जो कि इंटर या ए लेवल्स के साथ एप्टीट्यूड को मैनेज कर रहा है, करेगा और करता रहा है। तो आप भी उन्हीं के अंदर से हो। तो भाई अगर आप एप्टीट्यूड की तैयारी कर रहे हो, तो खुदारा 4 दिन 5 दिन अपने इंटर को दो, ए लेवल्स को दो, मोर देन इनफ है। बाकी 2 दिन एटलीस्ट आप अपने पूरे पूरे दो एप्टीट्यूड साइड को। सही है ना बेटा? अच्छा, अब देखो क्लासेस का शेड्यूल क्या होता है। मैं क्लासेस का शेड्यूल आपको टेंटेटिव शेड्यूल्स बिल्कुल डिफाइन कर देता हूं, कोई मसले की बात नहीं है। टेंटेटिव शेड्यूल्स मैं आपके सामने शो करवा देता हूं कि इन शेड्यूल्स के अंदर क्या बात हो रही है और ये शेड्यूल्स क्या डिफाइन करने हैं। देखो बेटा, सबसे पहले नंबर के ऊपर हमारे पास सबसे पहली क्लास कब है, केमिस्ट्री की क्लास है सुबह 9 से लेकर 11 के दरमियान में, सैटरडे वाले दिन केमिस्ट्री की। जाहिर सी बात है जिन बच्चों की केमिस्ट्री नहीं होगी उनको क्लास लेने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल ये मैं एक टेंटेटिव शेड्यूल आपको बता रहा हूं, यानी कि अगर आप ई कैट के अंदर हो तो भाई केमिस्ट्री आपको लेनी है। अगर आप बी कैट के स्टूडेंट हो, बिजनेस यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई कर रहे हो, आईबी के लिए अप्लाई कर रहे हो, या नस के अंदर भी आप केमिस्ट्री का पोर्शन नहीं आता, तो आपको क्लास नहीं लेनी। बट अगर आप एनईडी के अंदर और नस में अप्लाई करो, तो एनईडी में केमिस्ट्री का पोर्शन आएगा, तो फिर आपने क्लास लेनी है। भाई बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं वो एनईडी में भी अप्लाई कर रहे हैं, फास्ट में भी कर रहे हैं, नस में भी कर रहे हैं। तो भाई अगर आप किसी भी ऐसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो जहां पे केमिस्ट्री या कंप्यूटर आती है, तो फिर मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। देखो मेरा काम, मैं आपको इतनी चीजें प्रोवाइड करूंगा ना, आपको उसको पिक करना है। मैं आपको इतनी फैसिलिटीज दूंगा ना कि आप सोच नहीं सकते। मगर आपने फिर ये देखना है कि भाई एटलीस्ट आपने उसको पिक लाजमी करना है कि भाई आपने अपने हिसाब से, अगर तो आप सिर्फ फास्ट में अप्लाई करो तो आपको केमिस्ट्री लेने की जरूरत ही नहीं है, कंप्यूटर लेने की जरूरत ही नहीं है, फिजिक्स लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि फास्ट के टेस्ट में ना फिजिक्स आती है ना केमिस्ट्री कंप्यूटर आती है। मैथ्स है, एडवांस मैथ्स है, इंग्लिश है, आईक्यू है, हम आपको उसी क्लासेस दे देंगे, कोई मसले की बात नहीं। आप आईबी की बीबी में अप्लाई कर रहे हो तो वहां पे बिजनेस मैथ्स है और इंग्लिश है, तो आपको उसी क्लासेस लोगे आप। तो कहने का मकसद ये कि मैं आपको हर फैसिलिटी प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि मेरे कोर्स की सबसे खास बात यह है कि 7000 के अंदर आपको मैं ई कैट भी प्रोवाइड कर रहा हूं, बी कैट भी प्रोवाइड कर रहा हूं। आप किसी भी इंस्टीट्यूट के पास जाओगे, वो इंस्टीट्यूट आपसे 55,000 रुपीज ई कैट के अलग चार्ज करेगा, बी कैट के 50,000 रुपए अलग चार्ज करेगा। मैं अपने बच्चे के साथ जाती नहीं कर रहा, मैं कहता हूं भाई तकरीबन सिलेबस सिमिलर है, जो सिलेबस सिमिलर है नहीं है, हम आपको उसकी भी डिटेल और कंप्लीट सिलेबस की डिटेल क्लासेस देने को तैयार है इस एक फीस के अंदर, मुझे कोई मसले की बात नहीं है। तो बेटा देखो, आपकी केमिस्ट्री की क्लास है सुबह 9 से 11 के ऊपर, संडे वाले दिन भी केमिस्ट्री की क्लास है 9 से 11 के ऊपर। आपके पास देन 11 से लेके 1:30 के दरमियान में, यानी कि 11 to 1:30 PM इन द मॉर्निंग आपकी क्लास आ रही है फिजिक्स की, सर बिलाल जी खुद कंडक्ट करेंगे, सैटरडे वाले दिन भी संडे वाले दिन भी। क्या आपकी कंप्यूटर की फिर क्लास आ रही है 1:30 से लेकर 3:30 के दरमियान पे कंप्यूटर के बच्चों के लिए। अब ये नहीं बोलिएगा सर सुबह 9 बजे से क्लासेस लगी हुई हैं, तो भाई जो बच्चा केमिस्ट्री लेगा वो कंप्यूटर नहीं लेगा ना, जो कंप्यूटर लेगा वो केमिस्ट्री नहीं लेगा। तो कंप्यूटर वाले की क्लास है 1:30 से 3:30 के ऊपर। फिर आईबीए की इंग्लिश की, ये सिर्फ उन बच्चों के लिए जो आईबीए का टेस्ट दे रहे हैं, या फिर लम्स का टेस्ट दे रहे हैं, या फिर नस बिजनेस स्कूल का टेस्ट दे रहे हैं, तो ये उनकी स्पेसिफिक क्लासेस होंगी। बिजनेस यूनिवर्सिटीज की इंग्लिश की क्लास हो रही है, सही है ना, बीकेट की इंग्लिश की। अच्छा, जो नॉर्मल इंग्लिश की क्लास है उसकी क्लास की टाइमिंग है 5 से लेकर 7 के दरमियान में सैटरडे वाले दिन। कंप्यूटर की एक्स्ट्रा क्लास जो लगेगी वो लगेगी 5 से लेकर 7 के दरमियान में संडे वाले दिन ही। इंग्लिश की एक एक्स्ट्रा क्लास हमने लगाई भी होती है कब, ये 7:30 से लेकर 8:30 के दरमियान के ऊपर, यानी कि 7:30 to 8:30 के दरमियान पे। इसके अलावा डाउट क्लास जो मैथ्स की होती है, यानी कि मेरे डाउट टीचर कंडक्ट कर रहे होते हैं, मेरे सब फैकल्टी टीचर कंडक्ट कर रहे होते हैं, ये होती है बेटा 8:30 to 9:30 के ऊपर। इसके अलावा मैथमेटिक्स की क्लास जो कि मैं खुद कंडक्ट करता हूं, ये 9:30 से लेके 12 बजे के दरमियान की है। मैंने जान मुझ के टाइम रात 12 बजे तक रखा है भाई, उसके पीछे ऑब्वियसली पहले खत्म कर देता हूं। मगर देखो चूंकि मैं हेड हूं, मैं हेड हूं, तो मैं अगर मैं 9:30 बजे क्लास स्टार्ट कर रहा हूं, तो ऑब्वियसली सी बात है मैं बहुत दफा 11 बजे भी एंड कर देता हूं, मगर मैं कभी कभार 11:15 में भी एंड करता हूं, 11:30 में भी एंड करता हूं। अक्सर मुझसे क्वेश्चन पूछा जाता है, सर कितनी देर पढ़ना चाहिए, तो मैं कहता हूं नलायको, तुम्हें उस वक्त तक पढ़ना है जब तक कि तुम कामयाबी हासिल ना कर लो। ये क्वेश्चन इंतहाई बेहुदा होता है, इंतहाई फजूल होता है कि सर हमें कितने घंटे दिन में पढ़ना चाहिए। मैं आज तक कभी इस क्वेश्चन का आंसर एज ए स्टूडेंट अपने आप को भी नहीं कर सका। बाय द वे, आई हैव आल्सो लर्न मेनी थिंग्स इन माय लाइफ। यार मैं अपने बच्चों से सीखता हूं बहुत सारी बातें। मैंने अपनी जिंदगी के अंदर बेटा मैंने भी तालीम हासिल करी है। आई वाज आल्सो टॉपर ऑफ माय टाइम। आई हैव डन द इंजीनियरिंग, देन आई हैव डन माय मास्टर्स इंजीनियरिंग मैनेजमेंट के अंदर दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी से। तो भाई मैंने भी कभी इस सवाल का जवाब मैं कभी अपने आप को नहीं दे सका।
कि यार कितने घंटे पढ़ना चाहिए, भाई तुमने उस वक्त तक पढ़ने जब तक कि तुम्हारी तैयारी ना हो जाए, ये सवाल इंतहा ही बेकार है। तो भाई अक्सर मुझसे लोग कहते हैं सर 10 बजे एंड करेंगे क्लास से 11 बजे। भाई आपकी नॉर्मली मैंने 2 पीरियड रखे हुए क्लास के, सही है ना, 9:30 से 10:30, 10:30 से 11:30। मगर मैं कभी कभार इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ, थोड़ा सा एक्सटेंड मैं नॉर्मली इसको कर देता हूँ, मगर नॉर्मल केसेस के अंदर 11 बजे भी एंड कर देता हूँ। तो भाई वो मुझे पता है, अगर मेरा टॉपिक एंड नहीं हो रहा तो मैं उसको थोड़ा एक्सटेंड करूंगा, अगर एंड हो गया तो मैं 11 बजे ऑफ कर दूंगा, कोई मसला नहीं है। मुझे तो पता है ना मुझे किस शेड्यूल को फॉलो करते हुए आपको पढ़ाना है वो सारी चीजें। अच्छा, इसके अलावा मंडे वाले दिन रात में, भाई सैटरडे संडे वाले दिन हमने ज्यादा क्लासेस इसलिए रखी हुई होती है क्योंकि सैटरडे संडे वाले दिन नॉर्मली बच्चों का कॉलेज नहीं होता, आपको कॉलेज की छुट्टी होती है, आपके कोचिंग के अंदर शाम में क्लासेस होती है। तो शाम के औकात में देखो तभी मैंने क्लास नहीं रखी हुई, शाम के औकात में सैटरडे वाले दिन मैंने क्लास नहीं रखी हुई 7:30 9:30 के ऊपर कि आपका कोचिंग है, इसकी वजह से, सही है ना। अच्छा, मंडे वाले दिन भी देखो 9:30 के बाद मैंने क्लास रखी है, ताकि अगर आप किसी भी कोचिंग में भी जाते हो तो 9:30 तक तो घर पे आ जाओगे, तो एटलीस्ट आप वहां पे फिजिक्स की एक्स्ट्रा क्लास अगर लेना चाहते हो, फिजिक्स की सिर्फ तला की एक्स्ट्रा क्लास होती है वो आप लो। जर्नल मैथमेटिक्स की क्लासेस है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। जर्नल मैथमेटिक्स यानी कि जो क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स है, जो कि पास्ट में आती है, जो आईबी में आती है, जो लम्स में आती है, जो डिजिटल सेट के अंदर आती है, जिसके लेक्चर्स की प्लेलिस्ट मैंने डाली थी ना, तो उसकी क्लास की टाइमिंग क्या होती है, उसकी क्लास की टाइमिंग हमारे पास होती है मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे वाले दिन। इसके अलावा थर्सडे वाले दिन हमारे पास फिजिक्स की डाउट क्लास आ रही है, और रात के अंदर थर्सडे वाले दिन डाउट क्लास केमिस्ट्री की भी आ रही है। फिर फ्राइडे वाले दिन भी मैंने अपनी मैथ्स की एक्स्ट्रा क्लासेस की एक टाइमिंग रखी हुई है कि भाई अगर मेरा मूड होगा तो मैं 9:30 से लेके 12 बजे के दरमियान आपकी एक एक्स्ट्रा क्लास मैथ्स की कंडक्ट करूंगा। अगर मुझे लगता है कि मेरा सिलेबस स्लो जा रहा है तो मैं उसको इंक्रीमेंट करने के लिए, उसको थोड़ा सा स्पीड करने के लिए, थोड़ा सा पेसअप करने के लिए एक क्लास में अपनी मैथ्स की भी लूंगा। तो भाई आपका इस तरीके से हमने एक शेड्यूल डिजाइन करा हुआ है। अच्छा, जो बच्चे हमारे पास होते हैं एमडी कैट के, तो आपका शेड्यूल टोटली डिफरेंट होता है, आपके ऊपर इतना बर्डन नहीं होता, क्योंकि भैया आपका जो एमडी कैट का जो टेस्ट होता है वो टेस्ट जाके होता है जुलाई के अंदर। नॉर्मली आगा खान यूनिवर्सिटी का टेस्ट है जुलाई के अंदर, आपके पास नम्स वगैरह का टेस्ट भी जून एंड जुलाई में होता है, आपके पास जो एमडी कैट का अपना टेस्ट होता है वो अगस्त के अंदर होता है। तो भाई आप पे थोड़ा सा कम प्रेशर होता है, आप पे इतना प्रेशर नहीं होता, तो आपको थोड़ा चिल रहने की जरूरत है। आपका सिलेबस भी अगेन 3 to 4 मंथ्स में एक दफा कवर होगा, उसके बाद मल्टीपल टाइम रिवीजन होगा, रेड स्पॉट की किताब कंप्लीटली कवर आपको करवाएंगे, पास्ट पेपर्स की एक एक पास्ट पेपर आपको कंप्लीटली सॉल्व करवाया जा रहा होगा। तो ये पूरा का पूरा मेरा क्लास का शेड्यूल होता है, टेंटेटिव शेड्यूल है। अगेन ये टेंटेटिव शेड्यूल है, मैं हमेशा अपने बैच का शेड्यूल शिफ्ट करता हूं, अगर मेरे पास मेजॉरिटी बच्चे मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं तो मैं उस शेड्यूल को फिर आगे पीछे बिल्कुल करता हूं। ये मेरा बिल्कुल, मैं समझता हूं इसको मेरा हक है, और मैं बिल्कुल अपने बच्चों की बात के ऊपर तस्लीम करता हूं। ये टेंटेटिव शेड्यूल मैंने आपको डिफाइन करा है, फाइनल शेड्यूल तकरीबन ऐसा ही दिखता होगा, तो उसको ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। सर आपने इतनी सारी क्वालिटीज बता दी, सर इतने अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, इतनी अच्छी आपकी फैकल्टी है, आपके पास सर इतने हाई पेड स्टूडेंट्स हैं, सर आपकी एनईडी के अंदर भी पहली पोजीशन है, आपकी माशाल्लाह से फास्ट में भी पहली पोजीशन है, आपकी नस के अंदर भी 170 प्लस स्कोर है, जीआईके में भी आपकी पोजीशन है, आईबीए के अंदर आपकी टॉप पोजीशन है। तो सर इतनी सारी फैसिलिटीज जब आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो सर आपकी फीस तो बहुत ज्यादा होगी। बहुत सारे बच्चों का एक कंसर्न होता है कि सर आपकी फीस तो फिर बहुत ज्यादा होगी। नहीं मेरे प्यारे बेटे, हमारी पूरे साल की जो फीस होती है वो 7,000 रुपीज होती है। यानी कि बेटा इस कोर्स के अंदर सबसे खास चीज आपको हम क्या दे रहे हैं, हम आपको 2 महीने की 3 महीने की फीस नहीं ले रहे। आज के जमाने में बेटा नॉर्मली इंटर का कोई इंस्टीट्यूट भी आपसे महीने के 5,000 रुपए चार्ज कर रहा है, इंटर का कोई इंस्टीट्यूट भी महीने के 5,000 रुपए चार्ज कर रहा है। बट व्हाट वी अंडरस्टैंड कि भाई हम इस कॉम के बच्चों को देना चाहते हैं, इस कॉम के बच्चों को भाई इंटर का एक इंस्टीट्यूट जो बेकार इंस्टीट्यूट है वो भी 4 से 5,000 रुपए इंटर के चार्ज कर रहा है। जो एप्टीट्यूड का थका से थका मरा से मरा जो इंस्टीट्यूट है, एप्टीट्यूड का जो गली मोहल्ले का इंस्टीट्यूट है, वो भी जिसके पास कोई ढंग का टीचर भी नहीं है, जिसका ढंग का टीचर भी कोई नहीं है, जिसके पास कोई ढंग की फैकल्टी भी नहीं है, वो भी एप्टीट्यूड की आज के जमाने में 30-40 हजार रुपए पैसे चार्ज कर रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड व्हाट वी आर ऑफरिंग यू सो मच फैसिलिटीज, सो मच फैकल्टी, सो मच हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी, सो मच फीचर्स इन आवर प्रोग्राम। इन तमाम चीजों को हम आपके पूरे साल के लिए 7,000 रुपीज पे एलिजिबल करते हैं। 7,000 रुपीज का मतलब क्या है कि भाई आपका एक दफा जब कोर्स कवर होगा तो मल्टीपल टाइम वो कोर्स आपको कवर करवाया जाएगा, वो कोर्स आपको रिवाइज करवाया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, तीसरे नंबर के ऊपर जो हमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, जो अक्सर बच्चों को नहीं हम आपके पास मालूम होता, कि बेटा देखो आपके पास आप कहीं भी जाओगे ना, वो आपसे कहेंगे 2 महीने की फीस है, 3 महीने की फीस है। यहां पे जो आप मुझे फीस पे करते हो, ये फीस आपके पास अगस्त सितंबर तक वैलिड रहेगी। यानी कि जब तक पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज के एप्टीट्यूड के टेस्ट नहीं हो जाते तब तक आपका ये कोर्स चलता रहेगा, तब तक ये कोर्स आपका वैलिड रहेगा। और फिर आपके जितने भी मेरे बैचेस इसके बाद भी स्टार्ट हो रहे होंगे, आपके उनका एक्सेस होगा लाइव क्लासेस का एंड सो ऑन। अच्छा, अब मेरे पास एक क्वेश्चन आता है कि सर इस फीस को पे कैसे करना है। अगर मुझे
आपके पास रजिस्ट्रेशन करवानी है तो मैं रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करवाऊंगा। देखो रजिस्ट्रेशन करवाने का तरीकेकार बहुत सिंपल है, मेरे मल्टीपल अकाउंट्स गिवन है। आपको मीजान बैंक पे पेमेंट करनी है, मीजान पेमेंट कर सकते हो। आप जैस कैश करना चाहते हो जैस कैश कर सकते हो। आप इजी पैसा करना चाहते हो इजी पैसा कर सकते हो। सदा पे अवेलेबल है, नया पे अवेलेबल है। अच्छा, बहुत दफा क्या होता है भाई, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का बेतहाशा बच्चा आता है। जब पाकिस्तान का बेतहाशा बच्चा आता है तो भाई इजी पैसा है, जैस कैश की लिमिट्स कभी कभार एक्टिवली काम नहीं कर रही होती, वो फुल हो जाती है, उनकी लिमिट्स के इश्यूज आ जाते हैं। तो आपने क्या करना है भाई, आपका सबसे आसान तरीका फीस पे करने का मीजान बैंक। आप हमेशा याद रखिएगा, आपके पास जैस कैश अवेलेबल है, इजी पैसा अवेलेबल है, सदा पे अवेलेबल है, नया पे अवेलेबल है, आपके पास कोई भी बैंकिंग चैनल अवेलेबल है, आप डायरेक्टली मेरे मीजान बैंक के अकाउंट के ऊपर इजीली पेमेंट कर सकते हो। आप सिंपल, आपके पास कोई भी पाकिस्तान में बैंक मौजूद है या पाकिस्तान के अलावा आपके पास कोई भी बैंक मौजूद है, आप सिंपल तरीके से क्या करो, अपनी एप्लीकेशन के ऊपर जाओ, वहां पे लिखो मीजान बैंक। मीजान बैंक पे लिखने के बाद सिंपल इस अकाउंट नंबर को लिखो। ये अकाउंट नंबर कंफर्म है, मुझसे कंफर्म करने की जरूरत नहीं, अकाउंट नंबर ऑलरेडी कंफर्म करके मैंने लिखा हुआ है। तो आपने सिंपल क्या करना है, मीजान बैंक की अपने जो आपका इजी पैसा, जैस कैश, सदा पे, नया पे या कोई भी आपके बैंक है, एचबीएल का है, यूबीएल का है, आपके पास कोई भी बैंक है, आपके पास फर्स्ट मोमेंट बैंक है, सिंध बैंक है, कोई भी बैंक आपके पास अवेलेबल है, सही है ना। आपने उस बैंक पे जाके मीजान के ऑप्शन पे जाना है, मीजान पे जाके इस अकाउंट नंबर को लिखना है और 7,000 की फीस को डिपॉजिट कर देना है। सबसे आसान तरीका फीस पे करने का होता है मीजान, आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। आप चाहो तो फिर मीजान बैंक या तो आप ऑफिस चले जाओ, मीजान बैंक की जो ब्रांच होगी आप वहां जाके भी फीस पे कर सकते हो। मगर बहुत सारे जो पेरेंट्स होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं, वो कहते हैं सर मीजान बैंक तो नहीं है, हमारे पास तो कोई अकाउंट ही नहीं है, हम कैसे फीस पे करें। भाई आपके पास अगर कोई मोबाइल बैंक नहीं है, कोई डिजिटल बैंक नहीं है, कोई मसले की बात नहीं है, आप भी फीस पे कर सकते हो। कैसे? आपके गली के कोने के अंदर, आपके मोहल्ले के कोने के अंदर कोई ना कोई मोबाइल कम्युनिकेशन की शॉप होगी, है ना। आप सिंपल उस मोबाइल कम्युनिकेशन की शॉप पे जाओ, उसको बोलो कि भाई ये सर का नंबर है, जो सर का ओरिजिनल नंबर है ना, ये जो मेरा ओरिजिनल नंबर है 030327850225। आपने करना क्या है, सिंपल इस नंबर के ऊपर जाके आप जैस कैश भी कर सकते हो, इजी पैसा भी कर सकते हो, सदा पे भी कर सकते हो, नया पे भी कर सकते हो। आप सिंपल उस आपके गली के अंदर, आपके घर पे किसी का मोबाइल नहीं है, कोई मसला नहीं है, आपके घर वालों ने कभी कोई अकाउंट नहीं क्रिएट करा, कोई मसला नहीं है। आप सिंपल अपने गली के कोने के ऊपर जो मोबाइल की शॉप है उसके पास जाओ, उसको बोलो कि भाई मुझे इस नंबर के ऊपर जैस कैश करवाना है, इजी पैसा करवाना है, सदा पे करवाना है, नया पे करवाना है, वो कर देगा। करने के बाद करना क्या, अब ये और समझिएगा। जब आप फीस पे कर दोगे तो भाई आप किसी भी दूसरे बंदे से भी अगर फीस पे करवा रहे हो ना, अपने वालिदैन से करवा रहे हो, भाई से करवा रहे हो या गली के कोने वाली दुकान शॉप से करवा रहे हो, तो आपने फीस पे करने के बाद जो एसएमएस आएगा ओरिजिनल नंबर से, अगर आप जैस कैसे करोगे तो मेरे ख्याल में आता है 8787 से या 8712 से, और इजी पैसा से आता है 3737 से। तो जो भी ओरिजिनल नंबर से एसएमएस आएगा ना, उस एसएमएस की पूरी ऊपर से लेके नीचे तक, उसको बटनों से नीचे नीचे करिएगा तो पूरे एसएमएस की अपने पिक्चर खींचनी है। उसके पीछे रीजन ये होता है कि भाई मेरे पास अक्सर लोगों की तरफ से एक क्वेश्चन आता है, सर आपको कैसे पता चलेगा कि आपको फीस रिसीव हो गई है कि नहीं हुई है। बेटा अगर मैं इतनी बड़ी एकेडमी रन कर रहा हूं पूरे पाकिस्तान की, तो जाहिर सी बात है मेरा सिस्टम बड़ा तेज होगा और मेरा सिस्टम बड़ा एफिशिएंट होगा। कैसे, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। बेटा दुनिया के अंदर आप कभी भी किसी को जब फीस पे करते हो ना, आप दुनिया में कभी भी जब किसी को फीस पे करते हो, तो जब आप किसी को फीस पे करते हो तो फीस पे करने के बाद या कभी भी किसी को आप पैसे भेजते हो, जब आप किसी को पैसे भेजते हो ना, लेट सपोज ये मैं खड़ा हूं, सही है ना, ये बंदा हूं मैं, ये मैं हूं और ये दूसरा बंदा है जिसको मैंने पैसे भेजे हैं। अगर आप कभी भी किसी को पैसे भेजते हो ना, तो एक एसएमएस जिस बंदे ने पैसे भेजे होते हैं उसके पास आता है, और एक एसएमएस जिस बंदे के पास पैसे गए हैं उसके पास आता है। या फिर अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन से बेच रहे हो तो भाई आपके पास जो रेसिप्ट की पिक्चर होगी वो सेम रेसिप्ट उसके पास भी आएगी। तो हम वहां से फिर वेरीफाई करते हैं ट्रांजैक्शन आईडी नंबर के ऊपर, टीआरएक्स आईडी के ऊपर, टीआईडी के ऊपर। और अगर आप मोबाइल बैंक से पैसे बेच रहे हो किसी भी मोबाइल की एप्लीकेशन से, तो काइंडली अकाउंट नेम और अकाउंट नंबर लाजमी अपने एसएमएस में मेंशन करिएगा। मेरे मुझसे जब भेजें आप, मैं भी डिफाइन करता हूं कैसे। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, वेरिफिकेशन करते कैसे। आप कभी भी किसी को जब पेमेंट करते हो तो जब जिस बंदे के पास पेमेंट गई होती है उसके पास भी यूनिक एसएमएस आता है, जिस बंदे ने पेमेंट करी होती है उसके पास भी यूनिक एसएमएस आता है। तो हम उन दोनों एसएमएस को कंपेयर करते हैं, हमें पता चल जाता है कि भाई ये टीआरएक्स आईडी मेरे पास शो हो रही है, टीआईडी मेरे पास शो हो रही है कि नहीं हो रही है। तो आपने अगर किसी किसी भी बंदे से पेमेंट भिजवा दो, आप गली के दुकानदार से भिजवाओ, गली के अमजद भाई से भिजवाओ, गली के असलम मियां से भिजवाओ, आप पेमेंट अगर भिजवा रहे हो मोबाइल कम्युनिकेशन की शॉप से, कोई मसला नहीं है, भिजवाओ, कोई इशू नहीं है भाई, नॉर्मल सी बात है, मैं समझता हूं, बिल्कुल मैंने तभी फैसिलिटी प्रोवाइड करी, भिजवाओ। भिजवाने के बाद उस एसएमएस की कंप्लीट पिक्चर खींचनी है ऊपर से लेके नीचे तक, उसके अंदर लाजमी तौर के ऊपर स्टार्टिंग से लेके एंड तक का आपने लेना है, उसमें टीआरएक्स आईडी, टीआईडी आईडी लाजमी तौर पे लिखी हुई हो। हम उसको फिर कंपेयर करके अपने सिस्टम में एंटर करते हैं, ताकि आइंदा कोई बंदा वो टीआरएक्स आईडी या टीआईडी अगर यूज करेगा ना, तो बेटा पहला वाला भी पकड़ा जाएगा, उसको भी ग्रुप से ब्लॉक करूंगा, निकालूंगा मैं, अगले वाले को भी ग्रुप से निकालूंगा, ब्लॉक करूंगा मैं, नॉर्मल सी बात है। इस तरीके से
मेरा सिस्टम फ्लैग करता है। और अगर आप कभी भी किसी मोबाइल एप्लीकेशन से पेमेंट कर रहे हो, मिजान से, मिजान से, यूबीएल से, एचबीएल से, स्टैंडर्ड से, या किसी और बैंक इस्लामी से, किसी भी एप्लीकेशन से अगर आप पेमेंट कर रहे हो, तो भाई आपका जो अकाउंट नेम और अकाउंट नंबर होते हैं उसको हम अपने पास सिस्टम में डाल देते हैं। तो अगर दोबारा कभी उस अकाउंट से सिमिलर टीआईडी के ऊपर पेमेंट होगी, सिमिलर कोड के ऊपर पेमेंट होगी, तो सिस्टम मेरा फ्लैग करके मुझे बता देगा कि भाई आज से 6 महीने पहले, आज से 4 महीने पहले इस अकाउंट से इस टीआईडी के अगेन ऑलरेडी पेमेंट हुई भी है, तो सिस्टम फ्लैग कर देगा। तो भैया हम उसको रिसर्च करने के बाद जिस बंदे ने चीटिंग करने की कोशिश करी होगी उसको भी ग्रुप से ब्लॉक करेंगे, अगले को भी ब्लॉक करेंगे। तो ये इस तरीके से हमारा सिनेरियो वर्क कर रहा होता है। तो आपने पेमेंट करनी कैसे? आप किसी भी तरीके से पेमेंट कर सकते हो। आपके पास इजी पैसा मौजूद है, जैस कैश है, सदा पे है, नया पे है, आप डायरेक्टली जो मेरा यहाँ पे अकाउंट नंबर, आप डायरेक्टली इस पे पेमेंट कर सकते हो। ये जो मेरा मेरा जो ये व्हाट्सएप का नंबर है ना, ये जो मेरा एडमिन का नंबर है, जो मेरा अपना नंबर है, इस नंबर के ऊपर, इसी नंबर के ऊपर मेरा अकाउंट बना हुआ है। इसके ऊपर आप इजी पैसा, जैश कैश, सदा पे, नया पे इजीली पे कर सकते हो। क्लियर है? इसके अलावा आपको अगर लगता है कि भाई इजी पैसा वर्क नहीं कर रहा, जैश कैश वर्क नहीं कर रहा, सदा पे वर्क नहीं कर रहा, नया पे वर्क नहीं कर रहा, आप डायरेक्टली मेरे अकाउंट पे भेज सकते हो, मिजान बैंक के अकाउंट के ऊपर, कोई मसला नहीं है, मिजान के अकाउंट पे भेजो। ये प्रॉब्लम कैसे? मेरे पास कभी कभी बच्चे कहते हैं सर वो जैश कैश वर्क नहीं कर रहा, इजी पैसा वर्क नहीं कर रहा। भाई इट इज नॉट इवन अ प्रॉब्लम। मैंने आपको मल्टीपल 36,000 किस्म के अकाउंट दिए हुए भाई, 36,000 किस्म के अकाउंट दिए हुए हैं। अगर जैस कैश इजी पैसा वर्क नहीं कर रहा, कोई मसला नहीं है, मिजान पे पे कर दो जैस कैश के थ्रू। इजी पैसा की उसके ऊपर जाओ, लाजमी इजी पैसा की एप्लीकेशन के ऊपर, वहां से बैंक के ऑप्शन पे जाओ, मिजान को सेलेक्ट करो, अकाउंट नंबर डालो, उसको पे कर दो, कोई इशू नहीं है उसके ऊपर। अच्छा, पेमेंट करने के बाद का प्रोसीजर क्या है? पेमेंट करने के बाद का प्रोसीजर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी तौर पे सुने। वंस यू हैव मेड द पेमेंट, जब आपने पेमेंट कर दी, तो बेटा पेमेंट करने के बाद इसी नंबर के ऊपर, ये जो मेरा ओरिजिनल नंबर है ना, पेमेंट करने के बाद आपने इसी नंबर के ऊपर अपना नेम, अपना ईमेल, अपनी टारगेट यूनिवर्सिटीज, अपना बैच लिखना है, और साथ में पेमेंट की जो स्क्रीनशॉट है विद द अकाउंट नेम एंड अकाउंट नंबर। अगर आप मिजान से भेज रहे हो, जैस कैसे, ज्यादा पे, इजी पे, किसी से भेज रहे हो, तो अकाउंट नेम, अकाउंट नंबर के साथ आपने मुझे ये रेसिप्ट की पिक्चर भेज देनी है। तो भैया विद इन 24 आवर्स में आपको टीम वेरीफाई करके ग्रुप में ऐड कर रही होगी। अच्छा, बहुत दफा क्या होता है, विद इन 24 आवर्स की मेरी ये एक्सट्रीम लिमिट है। नॉर्मली होता है कि आधे घंटे में, 1 घंटे में, अगर मैंने अपना मोबाइल उठाया, मैं लेक्चर बनाते मैंने मोबाइल उठाया, मैंने देखा बच्चे का मैसेज आया हुआ है, मैंने उस पर कह दिया ओके। नहीं तो फिर मेरी टीम, मेरा जो व्हाट्सएप होता है, 2 जगहों पे और एक्टिव होता है मेरी टीम के पास, तो भाई वो अगर मोबाइल उठाते हैं वो चेक कर लेते हैं, उनके पास भी और 10 काम होते हैं। मगर 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको फिर ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, आपको एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती तो आप लाजमी तौर पर दोबारा मैसेज करो। अच्छा, मेरा फिर इसी तरीके से बैकअप नंबर भी गिवन है। मैंने यहां पे एक अपना बैकअप नंबर भी दिया हुआ है कि इनकेस अगर आपको इस नंबर से रिप्लाई नहीं मिलता 24 आवर्स में, देन आप सेम चीज यहां पे इस नंबर के ऊपर भेज सकते हो, कोई मसले की बात नहीं है। वैसे आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हो कि भाई अगर लेट्स सपोज आपको 24 आवर्स हो गए और आपको रिस्पांस नहीं मिला, इस नंबर पे कॉल कर लो, कोई इशू नहीं है। नहीं तो इस नंबर पे कॉल कर लो, कोई इशू नहीं है। नहीं तो मेरे एडमिन का नंबर, मेरे वो जो व्हाट्सएप प्रोफाइल है, मेरी एडमिन का नंबर भी वहां पे गिवन है, वहां पे भी कॉल कर सकते हो। अगर रिस्पांस नहीं मिला 24 आवर्स में, अगर आपने 24 आवर्स से पहले करने की कोशिश करी ना बेटा, मैं टीम को बोलूंगा अगले 2 दिन तक इसको ऐड नहीं करना, क्योंकि भाई ये इससे गलत बात होती है ना। आपको जब एक चीज बताई भी मैकेनिज्म, आपने उस चीज को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तो भाई अगर आप टीम को परेशान करोगे तो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, फिर वहां पे टीम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। वो टीम को मैंने बिल्कुल इजाजत दी हुई है कि आप बच्चों को डांटो फिर, सही है ना। तो आपने करना क्या है, जब आपने फीस को पे कर दिया, तो पेमेंट करने के बाद आपने अपना नेम, ईमेल एड्रेस, टारगेट यूनिवर्सिटीज, पेमेंट की स्लिप और अपने बैच और पेमेंट की स्लिप को इसी नंबर के ऊपर, जो मेरा ओरिजिनल नंबर है, जिसके ऊपर मेरा जैस कैश है, इजी पैसे, सदा पे, नया पे है ना, इसी नंबर के ऊपर आपने मुझे व्हाट्सएप करना है, सही है ना। और फिर आपको विद इन 24 आवर्स के ऊपर टीम क्या होगी, ग्रुप में ऐड कर देगी। 24 आवर्स मैंने एक एक्सट्रीम लिमिट आपको बताई भी है, एक हाई लिमिट आपको बताई भी है, ताकि आप परेशान ना हो जाओ। मैं नॉर्मली हर आधे घंटे का मोबाइल नहीं देख सकता मैं यार। मोबाइल सबसे ज्यादा, मैं बेकार तरीन चीज अगर दुनिया में कोई एग्जिस्ट करती हूँ, मोबाइल है, क्योंकि भाई इसमें सबसे ज्यादा टाइम मेरा वेस्ट होता है। मेरा खुद अपना, मेरी कोशिश होती है अपने आप को कंट्रोल करूं, मगर मोबाइल के बगैर गुजारा नहीं है दुनिया के अंदर, नॉर्मल सी बात है यार। मगर मेरी कोशिश होती है कम से कम अपना स्क्रीन टाइम करने की। तो भाई मैं कोशिश करता हूं कि आधे आधे घंटे के बाद 1 1 घंटे का अपने मोबाइल को देखूं, ताकि मैं उस वक्त रिस्पॉन्स कर सकूं। मेरी टीम को भी मैंने हिदायत दी भी होती है। अच्छा, सेकंड नंबर के ऊपर जो भी बच्चे का नंबर है, जिस नंबर से बच्चे ने ग्रुप में ऐड होना है ना, आपने खुदारा उस नंबर से मुझे मैसेज करना है। लेट सपोज बहुत दफा बच्चे क्या करते हैं, सर वो पेमेंट मेरे वालिद साहब ने करी, आपने उनके नंबर को ग्रुप में ऐड करवा दिया। भाई ये वाला काम नहीं करना। जो मेरी टीम होती है ना, जब आपको ग्रुप में
ऐड करती है तो आपका बेटा एक डेटा मेंटेन करती है, सिस्टम में आपको ऐड करती है आपके नंबर को। अब अगर लेट सपोज आपने आपके वाले साहब ने पेमेंट करी, उन्होंने मुझे मैसेज कर दी, तो उनका काम नहीं था मैसेज करना। भाई जो बच्चे का नंबर है, जिस नंबर को ग्रुप में ऐड होना है ना, उससे आपने मुझे सारी डिटेल्स भेजनी है। कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके वाले साहब ने पेमेंट करी अपने नंबर से, कोई इशू नहीं है, कोई मसले की बात नहीं है। मसला क्या है? मसला ये है कि भाई जो बच्चे का नंबर है ना, जो स्टूडेंट है, उस नंबर से आपने मुझे मैसेज करके नेम, ईमेल एड्रेस, टारगेट यूनिवर्सिटी और पेमेंट स्लिप को शेयर करना है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं तो प्लीज अकाउंट नेम, अकाउंट नंबर मेंशन रखिएगा, क्या क्या मैं उसको सिस्टम में ऐड कर दूंगा, अदरवाइज टीम पर आपसे मांग रही होगी वो, क्योंकि अभी सिस्टम में उसको हम ऐड करते हैं अकाउंट नेम और अकाउंट नंबर को, ताकि अगर कल को कोई हमारे साथ कोई आगे पीछे करे, यानी कि दोबारा से कोई पेमेंट स्लिप को यूज करे, तो उस अकाउंट हमारा जो सिस्टम होता है फ्लैग कर दे उसको, पेमेंट को। तो ये पूरा प्रोसीजर होता है। हमारा जो न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 7 फेब से स्टार्ट हो रहा है। मगर एक चीज ध्यान में रखिएगा, मेरे पास अक्सर बच्चे पूछते हैं सर क्या हम लोग लेट एडमिशन करवा सकते हैं? तो भाई जितनी जल्दी करवाओगे उसमें आपका फायदा है, आप पहली क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। मैं बहुत दफा डेट एक्सटेंड करता हूं बैच की, हो सकता है करूं, इस दफा हो सकता है ना करूं, डिपेंडिंग ऑन दी सिचुएशन ऑफ आवर स्टूडेंट्स, कि भाई कितने बच्चे हैं, कौन हैं, कब आ रहे हैं, किस तरीके से आ रहे हैं, सो ऑन। तो भाई आप जितनी जल्दी पेमेंट करोगे उतनी जल्दी आप क्लासेस में ऐड हो सकोगे। अगर आप 6 फेब को आके मुझे पेमेंट करोगे ना, तो याद रखिएगा 7 फेब की आप क्लास नहीं ले सकते, क्योंकि 24 आवर्स का टाइम लगता है आपको ग्रुप में ऐड करने में। तो अगर आप 6 फेब को पेमेंट करो तो 7 फेब की क्लास नहीं ले सकोगे। तो जितनी जल्दी पेमेंट करोगे उतनी जल्दी आपकी क्लासेस स्टार्ट होगी, उतनी जल्दी आप ग्रुप में ऐड होगे। हाँ, अगर आपकी क्लास मिस होती है, वो क्लास आपको दोबारा कवर करवाएंगे, डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट थिंग। मैंने एक चीज बार बार कही है, दोबारा बता रहा हूं कि भाई देखो, आपकी कोई भी क्लास मिस होती है मेरे पास, अगर आपने लेट भी ज्वाइन करा ना, मैं उस चीज को दोबारा आपको कवर करवाऊंगा। आपके लिए बैच हमेशा न्यू रहेगा, क्योंकि भाई मेरे नजदीक मेरा बच्चा बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने लेट भी किसी कभी क्लासेस को ज्वाइन करते हो, तो भाई वो क्लास आपको दोबारा भी कवर करवाई जाएगी, मल्टीपल टाइम कवर करवाई जाएगी। आई होप यहाँ पे मैंने आपकी सारी क्वेरीज को आंसर करा, मैंने आपको तमाम चीजों का आंसर पे डिटेल में दिया। यहीं पे इस क्लास को एंड करूंगा, इस उम्मीद के साथ कि आप जहां हैं, जैसे हैं, खैरियत से होंगे। मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।